हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है जनाब आप लोगों के? कैसे हो बेटा सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ यकीन 2.0। एक बहुत ही शानदार अमेजिंग बैच है अपना। माई सेल्फ राहुल डूडी, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर। और पिछले 8 साल से आप जैसे प्यारे स्टूडेंट्स को नीट और आईआईटी जेई जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं ट्रेन करवाता आ रहा हूँ। एक चैप्टर हम लोगों ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। कौन सा चैप्टर? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। यस। और आज जो है हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे सेशन तो हर दिन ही स्टार्ट करते हैं नया। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है जनाब आइसोमेरिज्म। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है भाई। आइसोमेरिज्म एक बहुत ही आसान, निहायत ही इजी और एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है। अब मैं इसको ठीक ठाक इंपॉर्टेंस क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये जो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है ना, ये भले ही इस पे आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस कम मिले, लेकिन अगर आप हर चैप्टर में हर जगह पे इसका नाम जरूर सुनोगे। भले ही आप हाइड्रोकार्बन पढ़ो, एल्केन पढ़ो, एल्कीन पढ़ो, एल्काइन पढ़ो, आप एल्कोहल पढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो, चाहे अल्काइल और एलाइल हैलाइड पढ़ो, हर जगह पर आपको आइसोमेरिज्म का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। अब अगर मान लो कोई टॉपिक हर चैप्टर में आ रहा है, का मतलब वो तो यार ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता है। यस। तो इसीलिए मैंने बोला एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस वाला ये टॉपिक है। ठीक है। और काफी जगह पे काम में आएगा ये वाला टॉपिक। अच्छे से समझेंगे हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से, जिस तरह से हम लोगों ने नेमिंग सीखी है ना? क्योंकि हम लोग नेमिंग खत्म कर चुके हैं, आईयूपीएससी भी और कॉमन नेमिंग भी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोगों ने बढ़िया ढंग से उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी अच्छे ढंग से लगा लिए होंगे। पीवाईक्यूज अगर लगाने का टाइम मिला है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी टाइम मिला तो अभी टाइम है आपके पास। आइसोमेरिज्म में हम लोग बहुत आराम आराम से धीरे धीरे चीजों को पढ़ने वाले हैं। जल्दबाजी का काम है ही नहीं, जल्दी का काम शैतान का। ऐसा सुना है तुमने कहावत, है ना? तो हमें वो शैतान बनना नहीं, हम आराम आराम से हर एक चीज को समझने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसमें भी आप देखोगे कि शुरू वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें जनाब थ्योरी के नाम पे कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है ना? इसमें प्रैक्टिस का ही काम है सारा खेल। ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें आए बढ़िया कॉन्फिडेंस, और इसके क्वेश्चंस अगर कहीं मिल जाएं तो हम लोग उनको ढंग से निपटा पाए। ठीक है। स्टार्ट करेंगे फिर, अगर तुम कहो तो। अगर तुम कहो, क्यों जी, कर दे स्टार्ट। चलो जनाब। तो यकीन 2.0 नीट 2023 के लिए आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब। तो देखो जी, आज का जो सेशन होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म भी बताऊंगा, लेकिन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आज जो हम लोग चीज कवर करेंगे उसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हालांकि हम लोग बहुत पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी हो पाएगा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद क्या हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं क्या? बिल्कुल जी, ये तो हम लोग हर दिन करते हैं, ऐसा कुछ नया तो आज करने वाले नहीं है। तो आज भी हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और ये जो लास्ट में चीज है मैंने खाली छोड़ रखी है, इसमें क्या करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें बता देंगे आपको, एक दो बढ़िया, है ना, जो तुम्हारी उम्र भर काम में आए। चलो फिर आ जाओ। देखो जी, एक छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सा क्वेश्चन था। मैं काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, लास्ट क्लास में मैंने देखा था। एक क्वेश्चन था जिसका नाम कुछ ऐसा दिया हुआ था। ठीक है। ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन था, इसका यूपीएससी ने आपसे पूछा था। अब हर क्लास में आप लोगों को बताइए कि मैं देखता रहता हूं तुम लोगों के कमेंट्स, और मैं बड़े सीरियसली लेता हूं, है ना? क्योंकि तुम भी मुझे सीरियसली ले रहे हो, तो मैं भी तुम्हें सीरियसली लूंगा ही ना यार। और जिस दिन तुम मुझे सीरियसली लेना बंद कर दोगे उस दिन, है, अरे उस दिन मैं तो सीरियसली लेता ही रहूंगा यार, तुम कुछ भी करो भले। देखो जी, इसका इसका यूपीएससी नेम आपसे पूछा था, ठीक है ना? अब क्या था ना, उसमें 4 ऑप्शन थे। अब 4 ऑप्शन में क्या हुआ, मैंने एक ऑप्शन देख लिया वो सही है, उसमें मैंने टिक कर दिया। अब उसमें एक और ऑप्शन था वो भी सही था, है ना? तो एक्चुअली मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था। इसके चक्कर में वो क्वेश्चन हमने एक ही ऑप्शन पे टिक किया था। अब आप लोगों ने बात पकड़ ली, आपने बोला सर ये ऑप्शन भी तो सही होना चाहिए। हालांकि मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया वीडियो में, कमेंट में, सेक्शन में जाके, बट फिर भी एक बार मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। देखो जनाब,
ये जो था इसका नाम मैंने बताया था कि ये बेंजोइल क्लोराइड होता है, ठीक है ना। ये बेंजोइल क्लोराइड वैसे तो इसका शुरू में कॉमन नेम हुआ करता था, लेकिन फिर आईयूपीएससी ने बोला कि क्योंकि इतना फेमस हो गया है आप इस कॉमन नेम को आईयूपीएससी नेम की तरह ट्रीट कर लो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एक और आईयूपीएससी नेम भी हुआ करता था, याद है तुम्हें? देखो सीओसीएल जो है ये फंक्शनल ग्रुप जनाब आपका एक रिंग से बॉन्डेड है, और अगर आपका सीओसीएल रिंग से बॉन्डेड होता है तो इसके लिए यूज करना है स्पेशल सफिक्स। क्या यूज करना है? स्पेशल सफिक्स। अब तुम मुझे बता दो इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता था? क्या कार्बोनाइल क्लोराइड होता था? क्या? अरे सर ये तो याद आया, मैं क्या होता था? कार्बोनाइल क्लोराइड। तो बेटा इसका एक और नाम था बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या नाम था? बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। उसमें दो ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। बोथ ऑप्शंस वर करेक्ट, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। ठीक है जनाब, ठीक है ना। तो ये इसको एक बार आप ठीक कर लेना, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ठीक है, बाकी अगर कोई छोटी मोटी ऐसे मिस्टेक होती रहती है तो आप लोग बताते रहते हो वैसे तो सेशन में। अब क्योंकि यार अपना रिकॉर्डेड सेशन है तो मेरे पास तो यही ऑप्शन होता है। अब लाइव सेशन होता और अगर ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक 1 3 1 2 कुछ 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 लिख दिया तो तुम वहीं पे बता देते हो कि साहब ये क्या कर रहे हो आप, हाँ हाँ इसको ठीक तो करो। अब रिकॉर्डेड में तो कमेंट में पता लगता है। चलो जी, कोई बात नहीं, इंसान है भाई, इंसान इंसान गलतियों का पुतला है। सुना है तुमने ऐसा? बहुत सारी जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, हाँ, लेकिन हर गलती से अगर वो सीखे तो बहुत बढ़िया बात है। मैं सीखने की कोशिश कर, और तुम भी करो। आ जाओ फिर बात कर लेते हैं किसकी? आइसोमेरिज्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, करवा दूं। देखो आइसोमेरिज्म समझने से पहले आप समझो कि आइसोमर क्या होता है। अब याद करो वो दिन, सर ऐसे मत बोलो आप, जैसे आप ये बोलते हो याद करो वो दिन, तो हम लोग पता नहीं क्या क्या याद करने लग जाते हैं। कौन से दिन याद करने आप स्पेसिफिकली बताया करो। तो जनाब वो दिन याद करो जब तुम लोगों ने पहली बार आइसोमर का नाम सुना था। सर वो दिन कौन से थे? हम तो भूल चुके हैं। आप 10th क्लास पास करके आए हो ना सारे लोग ईमानदारी से बताओ। मतलब भरोसा नहीं भाई, ये इंडिया है भाई, इधर ईमानदारी मतलब समझ रहे हो तुम। बेटा 10th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, याद है तुम्हें? है ना। तो उसमें सबसे पहले आइसोमर नाम का ये टॉपिक आता था। क्या होता है आइसोमर? देखो मैं एक बहुत ही शानदार एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है जी, देखना जी। बेटा एक मैंने कंपाउंड लिखा है ये वाला, चेक करना तुम, CH3CH2OH। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमसे पूछूं तुम बता दोगे क्या? सर बिल्कुल बता देंगे, ऐसी क्या बात है। देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो C3 लिख दो आप। और हाइड्रोजन कितने हैं जनाब? 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन है सर, C3H8। ठीक है, और लास्ट में एक क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, C3H8O। ठीक है, अच्छा जी। अब आप इधर आओ, देखो मैंने एक और कंपाउंड लिखा है, इधर देखना जरा। अरे बेटा जी इसका भी आप तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम मुझे बता सकते हो क्या? सर बिल्कुल बता देंगे। तो बताओ ना फिर वेट किस बात का कर रहे हो? सर इसमें भी 3 कार्बन है और यहां पर भी 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन है सर, ये भी C3H8O है। अरे यार मतलब ये तो कमाल हो गया। अब मैं तुमसे पूछूंगा एक बात बता यार, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो आप कहोगे सर इसमें ना फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है मुझे अल्कोहल। और मैं पूछूंगा बता इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो आप कहोगे सर देखो ऑक्सीजन है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये क्या है? ये है ईथर। ये क्या बेटा? ईथर है। सर दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप एक चीज चेक कीजिए, एक तो अल्कोहल और एक है ईथर। फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या लगता है इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। और हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ही ये पढ़ी थी कि भाई ये जो ग्रुप होता है वो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पे को डिफाइन करता है, उस ग्रुप को, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप कहते थे। तो सर अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसका मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी अलग अलग होगी। अरे बोलना यार, होगा ऐसा? ठीक है, तो अब मैं ऐसे कह सकता हूं आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग। मेरी बात समझ में आई? क्या लिखोगे आप इसमें? आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? आप अगर इस डेफिनेशन को लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि दोज कंपाउंड्स, क्या लिखोगे बेटा? आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो कि दोज कंपाउंड्स विच हैव, क्या लिखोगे? दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला,
ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट, किस बात का डिफरेंस है बेटा, बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी किस में डिफरेंस हो सकता है बेटा, फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, ठीक है जी, डिफरेंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा आर नॉन एज आइसोमर्स, ठीक है जनाब। अच्छा, और ये जो फिनोमिना है इसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो क्या लिख दोगे इसमें, एंड दिस फिनोमिना, ठीक है, एंड दिस फिनोमिना, ठीक है, दिस फिनोमिना इज नॉन एज आइसोमेर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है ना तुम्हें एक एक बात। यस, सेम केमिकल फॉर्मूला होगा लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं। ऐसे जो सब्सटेंसेस होंगे उनको आइसोमर्स बोलेंगे, और ये जो फिनोमिना है कि जिसमें सेम केमिकल फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आना बोल भाई, समझ में आ रही है तुझे बात मेरी, सही है यहां तक। अच्छा आगे चलें फिर, ठीक है सर आगे चलो। देखो जी, यहां पर लिखा है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है, हमने ये समझ लिया आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म कैसी होती है। इसका मतलब इस पूरे वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ऐसे ही कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग रहेंगी। अब एक्चुअली होता क्या है, प्रॉपर्टीज अलग अलग होने के पीछे अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टीज अलग अलग होने के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आइसोमर्स को क्लासिफाई करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप आ जाओ मेरे साथ, लिखो जरा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो देखो आइसोमेरिज्म को अगर मैं देखूं मोटा मोटा, है ना, वैसे आप वैसे मत जाना ज्यादा कुछ मोटी चीज पे। आइसोमेरिज्म को अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो जनाब दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो आप। कैसे, पहला होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है इसको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या कहोगे आप इसको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरा होता है जो का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है जी, ठीक है, ऑल राइट। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, इसको फर्दर मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे कैसे, देखो पहले बोला जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या कहा जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरे को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल, क्या बोला जाता है, कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या तुम्हें। तो क्लासिफिकेशन में आ गया, आइसोमेरिज्म दो तरह की लिखूंगा मैं, पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। अब स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कॉन्फॉर्मेशनल। अब देखो कुछ लोग ना इसको क्लासिफिकेशन में ऐसे भी लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये कॉन्फॉर्मेशनल और ये कॉन्फिग्रेशनल है, कॉन्फिग्रेशनल को फर्दर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में, कुछ लोग डायरेक्ट भी लिख देते हैं। बात एक ही है, तुम्हें उस पर आगे नहीं जाना है कि क्या कैसे क्लासिफिकेशन किया है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मोटा मोटा आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, हेडिंग तुम्हें दिखा ही होगा शुरू में, मैंने आपसे कहा था आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। और ये जो सारी चीजें, इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है, इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है बेटा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसमें हमें काफी टाइम लगेगा। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये आपका लगभग 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, है ना। और ये वाली जो चीजें होंगी ये खूब सारा टाइम हमसे लेगी, कोई बात नहीं, हम तो टाइम देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। ठीक है जी, आ जाओ फिर बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो इसका जो नाम है ना उसको पकड़ के देखो आप, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम होगा और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। अब अगर मैं कहता हूं कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया, उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह। नाम को पकड़ो आप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अरे कुछ समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को, या बस ऐसे ही सुने जा रहे हो जो मैं बोले जा रहा हूं, समझ में आ रही है ना मेरी बात। क्या होगा, प्रॉपर्टीज सेम होंगी, प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है।
अब तुम बोलोगे सर थोड़ा एग्जाम्पल दोगे ना तब समझ में आएगा, लेकिन देखो बेटा एग्जाम्पल से पहले मैं तुम्हें लिखाऊंगा इसकी डेफिनेशन। यस, तो आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, तो चाहो तो क्या है मतलब लिखना ही है। हाँ लिख लो फिर आ जाओ। स्ट्रक्चरल आइसोमर की क्या डेफिनेशन लिखोगे बेटा जी, कैसे डिफाइन करोगे? दोस कंपाउंड, स्ट्रक्चरल आइसोमर को अगर मुझे डिफाइन करना हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना बेटा, मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? इसको डिफाइन किया जाएगा दोस कंपाउंड्स, कैसे? दोस कंपाउंड्स, ठीक है, क्या होगा उनमें? दोस कंपाउंड विच हैव, क्या होगा? विच हैव क्या? सेम केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना बेटा, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा? सेम होगा, है ना। केमिकल फॉर्मूला जो होगा, केमिकल फॉर्मूला बोल दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दो, है ना, कहीं कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखा हो एक ही बात है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट क्या अलग होगा बेटा? डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। उनकी क्या अलग अलग होगी सर? स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। और ये जो फिनोमिना होगा उसको बोला जाएगा हाँ, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। अब आप सोच रहे हो सर बुढ़ापा आ गया आपका तो इतना जल्दी, मतलब शक्ल से तो नहीं लिख रहे आप इतने बूढ़े, खांसते ही रहते हो एनी टाइम, लेकिन यार क्या करें, दिल्ली की सर्दी है ना, ये बड़ी खतरनाक है ना। वो तुमने गाना सुना है क्या कि तेरा दिल्ली की सर्दी? तो ये दिल्ली की सर्दी बहुत फेमस है यार, वो बड़ी खतरनाक भी है। तो यहाँ एक तो ठंड, और एकदम से जब मौसम परिवर्तन होता है, चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो हमारी बॉडी भी थोड़ा है ना चेंज होने लगती है। के चक्कर में क्या होता है ना, थोड़ा होने लगता है। हाँ, वो वाले दिन चल रहे हैं अभी, 4-5 दिन तुम्हें ऐसा लगेगा, है ना, आवाज भी चेंज होगी होगी तुम्हें लग रहा होगा है। हाँ, तो लिखा है कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनको क्या बोलोगे? आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है जी। उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ना हमें कौन कौन से, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, आप इसको कंटिन्यू कर लेना, है ना, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब तुम तो समझदार हो, इतना तो कर ही लोगे। अब देखो इसमें हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़नी होती है, देखना, ठीक है। देखो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट आएगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। फिर उसके बाद जनाब हम लोग जो तीसरी बात करने वाले हैं ना, वो है यार फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके टाइप्स हैं बेटा, ये किसके टाइप हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको मेटामेरिज्म, ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? मेटामेरिज्म। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या पढ़ाएंगे हम? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और जो सबसे लास्ट वाला होगा उसका नाम है टॉटोमेरिज्म। और ये तो नाम ही बड़ा खतरनाक दिख रहा है, बट बेटा नाम ही खतरनाक है बस, लेकिन ये है बहुत ही आसान चीज, ठीक है। ये जो टॉटोमेरिज्म है बेटा, इसको आधा हम लोग आज करेंगे, आज मतलब इस वाले चैप्टर में करेंगे, और इसका जो आधा पोर्शन है वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग जीओसी हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको 2 पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना, इसको टॉटोमेरिज्म को, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, 2 पार्ट में क्यों पढ़ा रहे हो, एक में ही पढ़ा दो बेटा। यहां तो जब तक तुम जीओसी नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें टॉटोमेरिज्म समझ में आएगी नहीं, पूरे नहीं समझ में आएगी, हल्का फुल्का समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, सर फिर इसको जीओसी में पढ़ा दो, क्या क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा कई बार तुम क्वेश्चंस करोगे तुम्हारे मॉड्यूल में, या फिर तुम्हें जो डीपीबी मिलेगी उसमें कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा टॉटोमेरिज्म का, और फिर तुम्हें लगेगा अरे यार ये तुम्हारे सर ने छोड़ दी, टॉटोमेरिज्म करवाई नहीं। ऐसा मौका मैं तुम्हें देना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है ना। इसी वजह से आधी चीज टॉटोमेरिज्म की जितनी तुम्हें यहां तक समझ में आएगी, जितना यहां तक रिक्वायर्ड है उसको हम यहां कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो बच गया उसको कहां करेंगे? अगला जब हम लोग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस दिन पढ़ लेंगे, दिन वो कहानी भी मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी, ये अपनी गारंटी है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी? चेन आइसोमेरिज्म। एक मिनट रुकना जरा बेटा, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है, अभी देखना तुम, एकदम मस्त तुम्हें समझ में आएगा हर चीज।
देखो जी क्या होते हैं चेन आइसोमर्स। तो देखो इसमें वापस से आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन में आएगा चेन आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा, कंपाउंड्स हैविंग क्या होगा उनका, वापस से देखो सेम केमिकल फॉर्मूला तो होना ही है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना ही है, लेकिन डिफरेंस किस बात का रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंस किस बात का रहेगा सर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, different number of carbon atoms in parent carbon chain, in parent carbon chain। ठीक है, अब ये जो पेरेंट कार्बन चेन है, ये कौन सी पेरेंट कार्बन चेन है, वो याद है तुम्हें आईयूपीएससी जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते थे, याद करो वो दिन, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक मेन पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते थे, उसके रूल्स भी हमने बहुत लिखे थे, है ना। तो आज तो तुम एक्सपर्ट बन गए हो उस चीज के, तो इसी वजह से उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें। तो कहता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, उनको बोला जाएगा आर नॉन एज चेन आइसोमर्स। ठीक है, उनको क्या कहूंगा मैं बेटा, चेन आइसोमर्स, और आगे आप लिख लोगे एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमर। ठीक, अब यार ये देखो तुम्हें डेफिनेशन तो चलो ठीक है तुम्हें समझ में आ ही रही होगी, बट मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाना चाहता हूं, देखना एग्जांपल देखो इधर एक मैंने कंपाउंड लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक और कंपाउंड लिख दिया CH3 CH CH3 CH3। एक बार चेक करना जरा क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, चेक करना जरा। मैंने तुमसे पूछा है कि क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, तो देखो इसमें कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 कार्बन है ना, C4, और हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 और 1 7 और 3 1 क्यों भाई, C4H10 है। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें। अच्छा इसमें जो मेन कार्बन की चेन है बेटा, उसमें कितने कार्बन है गिनियो जरा, मेन कार्बन चेन में कार्बन है 1 2 और 3 और 4, मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, और केमिकल फॉर्मूला है क्या इसका, C4H10। अब इसके पास आ जाओ, इसका भी केमिकल फॉर्मूला चेक करना जरा, 1 2 3 4 4 कार्बन है C4, और दूसरा चेक करना 3 3 6 और 1 7 और 3 8, 7 और 3 10, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 10 हाइड्रोजन है। क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम दिख रहा है तुम्हें, सर बिल्कुल सेम दिख रहा है। अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है तो फिर क्या चेक करोगे, कार्बन चेन चेक करना जरा बेटा, इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसमें कितने कार्बन है, सर इसमें 3 दिख रहा है। इसका नाम क्या लिखते हो आप, अगर मैं तुमसे इसका कॉमन नेम पूछूं तो इसको आप लिखते हो एन ब्यूटेन, लिखते हो क्या, अरे बोलो ना यार, लिखते हो ना। और अगर मैं इसका नाम पूछूं, देखो ये आइसो ग्रुप दिख रहा है, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था मुन्ना, इधर लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटेन। देखो जरा वापस डेफिनेशन पे जाइए आप, डेफिनेशन क्या कहती है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है, और जो मेन कार्बन की चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। क्या बेटा आपको दिख रहा है क्या, मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट है, बेटा बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या तुम्हें। इधर मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, उधर मेन कार्बन चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन है। इस वजह से अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, तो ए एंड बी बोथ आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच, इनको क्या बोला जाएगा, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच। कुछ कुछ समझ में आया क्या, क्या करना आपको, केमिकल फॉर्मूला चेक करना है सबसे पहले, ठीक है, और फिर क्या देखना है, फिर चेक करना है मेन कार्बन की चेन, जो पेरेंट कार्बन चेन होती है। अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है, पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर गारंटी है कि वो क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दूं क्या मैं तुम्हें और, यस सर और एग्जाम्पल दो देखना जरा इधर, मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, कौन कौन से हैं देखना, CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। ठीक है, अच्छा एक और मैंने कंपाउंड लिखा है देखना, 3 4 5, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा ठीक ठाक, कॉमन नेम वाला, 1 2 3 4 5। एक बार चेक करो जरा,
एक बार चेक करो केमिकल फॉर्मूला क्या है, एक बार चेक करो बेटा केमिकल फॉर्मूला क्या है तीनों का। सर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है C5। कितने हाइड्रोजन है सर? 3 2 5 2 7 2 9 3 12। 12 है, ठीक है जनाब, ये ले जी, ये है 12। क्या इसका भी C5H12 ही है कि गिन लो ना यार, हाथ कंगन को आरसी क्या समझते हो क्या तुम? हाथ कंगन को आरसी क्या समझते हो क्या? होमवर्क है तुम्हारा, समझ के आना क्या मतलब है इसका। अच्छा इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पर भी, और हाइड्रोजन 3 1 4 3 7 2 9 और 3 12। सर ये भी C5H12 है। इसको चेक करना जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने? 3 3 2 6 3 3 9 3 चौक 12। अच्छा ऐसी वाली टेबल पढ़ी है क्या तुमने? ऐसी वाली टेबल पढ़ी है क्या? 4 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो सारी दुनिया जानती। लेकिन जो मजा टेबल का, जो मजा हिंदी में है ना, वो इंग्लिश में नहीं है भाई। क्यों? है ना, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ऐसे पढ़ा है क्या तुमने? और जब भी किसी क्लास में टेबल पढ़ाई जाती थी ना, तो सारी स्कूल में पता लग जाता था कि अरे भाई आज मतलब कुछ टेबल पढ़ाई जा रही है। पूरी दुनिया, पूरी क्लास जो है राग से बोलती थी, वो मजा अलग था, है ना। तो मुझे तो वही याद है भाई, ये टूजा उजा से मुझे नहीं आता है। हाँ तो देखो जी, अच्छा सर ठीक है, इससे हमें क्या करना है? ये आपके सामने 3 कंपाउंड्स लिखे हैं और तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। अब क्या चेक करना है? देखो मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है महाराज, ये चेक करो तुम। सर इसमें मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इधर आओ जरा, इसमें मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? सर इसमें दिख रहे हैं मुझे 1 2 3 और 4, 4 कार्बन दिख रहे हैं। और इसमें मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? सर 1 2 और 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, यस। लेकिन तीनों की जो मेन कार्बन चेन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। इस वजह से ऐसे आइसोमर्स को मैं बोलूंगा चेन आइसोमर्स। आप देखो चेन आइसोमर्स किसका पार्ट है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन क्या थी? सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये तीनों चीख चीख के कह रहे हैं तुमसे कि हमारी तीनों की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अच्छा अगर मैं तुमसे इनका नाम पूछूं क्या है, आप बोलोगे सर ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, और 5 कार्बन सीधी सीधी लाइन में है, तो दिस इज योर एन पेंटेन। सर हमें यहां पर एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो ये है आइसो ग्रुप। ये क्या बेटा? आइसो ग्रुप है, और 5 कार्बन है, तो ये बन गया आपका आइसो पेंटेन। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? और अगर इधर देखोगे 1 2 3, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3 ही कार्बन है। और ये देखो ये रहा आपका नियो पेंटेन, का नाम क्या है बेटा? पेंटेन। तो कई बार ना, अब पता है ये कॉमन नेम क्यों इंपॉर्टेंट है? पता है कई बार वो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन आर, 4 ऑप्शन दे देगा। चेन आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल, नन ऑफ दीज। अब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि भाई ये चेन क्या है, ये आपका आइसो क्या है, नियो क्या, तो शक्ल देखते रहोगे एक दूसरे, क्वेश्चन थोड़ा ना होगा भाई। तो क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब तुम्हें कम से कम कॉमन नेम बताओ, ठीक है। अब कोई ये बोल दे साहब मैं तो कॉमन नेम नहीं याद करना, अब भाई नहीं याद करेगा तेरी मर्जी है, बाकी नंबर अगर अच्छे लाने फिर तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, समझ में आ गया क्या तुम्हें चेन आइसोमर? इस पे भी हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, यस। अपने आप से बोलो, खुद से बोलो, भले ही आपको कौन सा सुनाई दे रहा है सर, और सुनाई ना भी दे भले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन खुद से बोल लो। आगे चलते हैं और एक और आइसोमेरिज्म की बात करते हैं जिसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा देखो इसका जो नाम है ना, ये सारा हम लोग किसका पार्ट पढ़ रहे हैं अभी? स्ट्रक्चरल का ही पार्ट चल रहा है बेटा। इसका नाम ही आपको वापस से सारी कहानी कह दे देगा। पोजीशन आइसोमर मैं किसको बोलूंगा? देखना सुनना, पोजीशन आइसोमर मैं किसको बोलूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम लोग हर चीज को पढ़ने वाले हैं, हर चीज तुम्हें समझ में आएगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ में ना आए, क्योंकि तुम हो ही इतने ब्रिलियंट यार, तुम इतने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, इतने होशियार हो तुम। अच्छा अब तुम बोल रहे हो सर क्यों मस्का लगा रहे हो, मतलब है ऐसा? टीचर को मस्का लगाते हुए हमने पहली बार सुन रहे हैं हम। स्टूडेंट तो खूब लगाते हैं है ना टीचर को, अरे सर आप ये हो वो हो फलाना हो ढिमका हो, है। लेकिन आप हमारे लिए मस्का लगा रहे हो मतलब। हाँ लो देखो, पोजीशन आइसोमर क्या होता है बेटा? अरे देखना मेरे भाई, दो कंपाउंड्स,
दोज कॉम्पाउंड्स नहीं, ऐसे लिखो, कॉम्पाउंड्स हैविंग, है ना, कॉम्पाउंड्स हैविंग। सर क्या क्या होगा? ऐसा होगा भाई, देख मेरी बात, क्या क्या होगा? पहली चीज तो होगा सेम केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना, सेम केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दो, केमिकल फॉर्मूला बोला, एक ही बात है, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट, डिफरेंट पोजीशन होगी इसकी, डिफरेंट पोजीशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप, है ना, और फंक्शनल ग्रुप। देखो तो मैं भी बात समझ में आई नहीं होगी, मुझे पता है नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, मैं हर चीज समझाऊंगा। इसके नाम में पोजीशन आ रहा है, तो सारा खेल जो है ना वो पोजीशन का है। केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा दो कंपाउंड्स का, लेकिन उन दोनों कंपाउंड्स में जो पोजीशन होगी आपकी, एलिमेंट आपके जो डबल बॉन्ड है, या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसे आइसोमर्स को बोला जाएगा आर नॉन एज पोजीशन आइसोमर, ठीक है, आर नॉन एज पोजीशन, पोजिशनल या फिर पोजीशन बोल दो, एक ही बात है। और इस फिनोमेना को क्या बोला जाएगा? एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा, आना बोलना यार, समझ में आ रही है यहां तक बात? सर एग्जाम्पल दोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, समझ। देखना बेटा, इसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये देखो जरा, दिल थाम के बैठिए, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक मैं आपके सामने कंपाउंड लिख रहा हूं, देखना, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, एक ये मैंने लिखा है, और एक और मैंने दूसरा कंपाउंड लिख दिया बेटा जी, ये देख चेक करो, एक बार चेक करना क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या, और अगर सेम है तो केमिकल फॉर्मूला बन क्या रहा है? सर इसमें तो 3 कार्बन दिख रहे हैं, C3 है ये तो, और हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है, ये तो है सर C3H8O, ठीक है। अब इसके पास जाओ, 3 1 2 3 3 कार्बन है इसके पास भी, हाइड्रोजन कितना है? 3 3 दूनी 6 7 और 1 8 और 1 ऑक्सीजन। सर दोनों का ही जो केमिकल फॉर्मूला है वो C3H8O है, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे कहूंगा कि इसमें बताओ मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, आप बोलोगे सर 3 कार्बन है, और इसमें भी मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो क्या ये चेन आइसोमर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, अभी बताया था। चेन आइसोमर के लिए तो जो मेन कार्बन की चेन है, जिसको आप पेरेंट कार्बन चेन कहते हो, उसमें बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, इसका मतलब चेन आइसोमर नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप एक चीज चेक करो, यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो इधर से आएगा ना 1 2 3, और यहां पर आप चेक करो कि जो OH ग्रुप है बेटा कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे। अभी वापस डेफिनेशन पे जाओ, वापस आओ, सेम केमिकल फॉर्मूला, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम था, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या है क्या ऐसा इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, क्या उसका पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है क्या? सर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब क्या मैं इन दोनों को पोजीशन आइसोमर कह सकता हूं क्या? सर कह दो आप, आज कह ही दो आप, तो कह दूं तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। अरे तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात को यार? बेटा हाँ ना बोलना यार, समझ में आ रही बात? सर आ रही है, यहां तक आ रही है। आप और एग्जाम्पल दो, थोड़ा बढ़िया वाला और दो, देखते हैं और समझ में आती है क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना, जैसे मान लो मैंने आपके सामने दो कंपाउंड लिखे हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है क्या तुम्हें? ठीक है, एक मैं आपके सामने एक और कंपाउंड लिखना चाहता हूं, देखियो, CH डबल बॉन्ड CH3, दिख रहा है? दो कंपाउंड लिख दिए, ठीक है। अब इन दोनों का तुम मुझे फटाफट से केमिकल फॉर्मूला चेक करके बताओ क्या होगा। सर 1 2 3 4 4 कार्बन है, C4, और हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 और 1 6 और 2 8, C4H8 है सर, ठीक है। और इसके पास 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 3 6 7 और 1 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दोनों में चेक कर लिया, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम मिल गया।
अरे हाँ ना बोलना भाई। ओ दादा इधर स्क्रीन पे देख, तू उधर उधर मत देख। हाँ C4H8 है ना, ठीक। सर मेन कार्बन चेन में सेलेक्ट करियो जरा, कितने कार्बन है इसमें, कितने हैं 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। और इधर भी चेक कर ले मेरे भाई एक बार, कितने कार्बन है बेटा 1 2 3 और 4। तो एक बात बता तू मुझे, क्या ये कभी चेन आइसोमर हो सकता है? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे हो जाएगा? चेन आइसोमर के लिए तो मेन कार्बन चेन में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स होने चाहिए। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, चेन आइसोमर नहीं हो सकता। अच्छा अब एक चीज चेक करो, यहां पर जो आपका डबल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे। और यहां पर जो डबल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन। तो क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है क्या मुन्ना? ए दादा अलग अलग है ना यार। तो पोजीशन आइसोमर होता भी तो यही है महाराज। क्या मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होना चाहिए, लेकिन जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, जो आपका डबल बॉन्ड है, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, उसका जो पोजीशन होगा वो अलग अलग होगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अच्छा तो सर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल है। अब देखो एक समझदार बालक है ना, वो अच्छे ढंग से केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वो बालिका भी हो सकती है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसने अपना दिमाग लगाया और वो मेरे से पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर C4H8 का एक और कंपाउंड भी तो बन सकता है। ये तो आपने मिस कर दिया, ये तो आपने लिखा ही नहीं, आप तो अपने हिसाब से लिखे जा रहे हो। ये भी तो हो सकता है C4H8, चेक कर लो, 3 3 6 और 2 8 है। अब आप बताओ ये क्या है? अगर मैं इसको A बोल दूं, अगर मैं इसको B बोल दूं, और अगर मैं इसको C बोल दूं, अब आप बताओ कि सर ये पोजीशन वाली कैटेगरी में आएगा या फिर चेन वाली कैटेगरी में आएगा? तो देखो बेटा मैं एक बात बता देता हूं, हमेशा एक ट्रिक ध्यान रखो, जब आप पोजीशन की बात करते हो ना, तो मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होना जरूरी है। अगर सेम कार्बन है तब मैं पोजीशन की बात करूंगा, अगर कार्बन एटम ही डिफरेंट डिफरेंट है फिर पोजीशन को भूल जाओ, फिर वो चेन में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? जब कार्बन एटम सेम हो दो कार्बन चेन में, तब मैं पोजीशन देखूंगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात तब होगी। अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम ही दो अलग अलग चेन में अलग अलग हैं, तो बेटा वो पोजीशन की बात नहीं करनी, वहां पर क्या चेक करना है? चेन आइसोमर चेक करना है। समझ गए हो ना तुम मेरी बात को? फिर इतना क्यों बुलवा रहे हो मेरे से? ठीक है आ जाओ इसमें चेक करो, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है? अरे 1 2 और 3 ही कार्बन। यस। अगर मैं तुमसे रिलेशन पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर तुम कहो क्या सर एक बात बताओ आप, ए और सी इनमें क्या रिलेशन होगा? ए और सी, तो आप कहोगे सर इसमें मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है। अब दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन मेन कार्बन चेन में यहां पर 4 है और यहां पर 3 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? चेन आइसोमर। और सर एकदम जबरदस्त वाली बात बताई आपने। अच्छा इधर आओ इसमें चेक करो, अरे मेरे भाई यहां पर भी मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है और इधर मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे? चेन आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सिर्फ जो आपका डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है। दिल पे हाथ रख के बताओ, समझ में आया क्या तुम्हें? है पक्का? और एग्जांपल दूं, करोगे? तो और एग्जांपल दे तो एकदम बढ़िया समझ में आ रहा, अब तो बस देते जाओ एग्जांपल, जिससे कि एकदम दिमाग में फिट हो जाए बात। हाँ देखो भाई, अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, अब तो इसमें पोजीशन में कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है दादा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। देखो मान लो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दे दिया, CH2Cl, ये देख लो जरा, और एक मैंने ये लिख दिया, और मैंने एक ये लिख दिया, ठीक है, कौन सा वाला? CHCl CH3, ये देख चेक कर एक बार, ये चेक करना जरा एक बार, ये क्या कोई रिलेशन बना सकता है क्या इसमें? सर ये दोनों का ना केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही दिख रहा है, फिर भी तू लिख लेना यार एक बार, इतना किस बात का घबरा रहा, घबरा किस बात से रहा? C3 है ना यार, हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7, ठीक है, C3H7, और एक क्या बेटा जी? क्लोरीन है, इसका फॉर्मूला C3H7Cl है। इधर आइयो जरा, 3 2 5 3 3 6 और एक 7 हाइड्रोजन, 3 कार्बन Cl, अरे सेम ही है यार, ठीक है, हाँ ठीक है।
अब देखो इसमें मेन कार्बन की जो चेन है उसमें कितने कार्बन है महाराज, 3 कार्बन है। और अगर यहां पर चेक करोगे तो जो मेन कार्बन की चेन है उसमें कितने कार्बन है सर, इधर दिख रहा है हमें 3 कार्बन। इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो फिर वो कभी भी चेन आइसोमर तो नहीं हो सकता। अब मैं पोजीशन के लिए सोच सकता, अरे समझ रहे हो क्या? अच्छा तो सोचो फिर पोजीशन के लिए, यहां पर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन है 1, यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन है 2, तो इन दोनों को क्या कहोगे? इन दोनों को मैं एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर बोलूंगा। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना यार। देखो यहां पर मैंने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट करी थी, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट करी थी, यहां पर मैंने समझाया था कि चेन कब कहना है, पोजीशन कब कहना है। ठीक है, इसमें मैंने जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन उसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट करी है। समझ में आ रही मेरी बात आपको पक्का से, अच्छे से? ठीक है, अब और देखो एक और एग्जांपल देता हूं, वो जो भी मैंने एक एग्जांपल दिया था वैसा सा ही है कुछ और, देखना। मैंने आपको बोला था इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी के नाम पे बहुत ज्यादा चीज नहीं है ना, इसमें से सर हर चीज समझने वाली है, कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चंस वाली चीज है। देखो इसमें देखना जरा एक बार, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एक तो ये लिखा हुआ है। और एक चीज देखो ये लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है ना? अरे समझो इधर, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा तो इसमें एक बात बताओ मुझे, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है बेटा? मेन कार्बन चेन में सर 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। और इधर वाली मेन कार्बन चेन में सर इधर भी 4 ही दिख रहा है, 1 2 3 और, ठीक है? अरे बोलो ना भाई। अच्छा दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला भी सेम है क्या? इधर है C4 और 3 2 5 और 1 6, C4H6, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 है। इधर 1 2 3 4, ये भी C4H6 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन यहां पर डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 1, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 2। इसका नाम क्या लिखोगे आप? ब्यूट 1 आइन लिखते हो ना महाराज, और उसका नाम क्या लिखते हो? ब्यूट 2 आइन लिखते हो। अरे बोलना मेरे भाई, ये लिखते हो ना? तो देखो ना ये दिख ही रहा है तुम्हें, ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। समझ में तो तुम्हें आ रही है मुझे मेरी बात, मुझे पता है आ रही है समझ में। अच्छा और देखो बेटा आगे, है ना, और आगे बढ़ो। अब मैं थोड़ा सा बेंजीन वाला एग्जांपल लेता हूं, है ना, बेंजीन के डेरिवेटिव वाला एग्जांपल लेता हूं। देखो याद करो, जाइलिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद है क्या? ईमानदारी से बताना, खुद से पूछना तुम्हें जाइलिन याद है कि नहीं, तभी तो समझ में आएगा कि लास्ट क्लास में तुम कितना पढ़ के आए हो। देखो तो जाइलिन में क्या होता था महाराज, जैसे मान लो यहां पर CH3 लिखा है और इसके पड़ोस में मैं जाइलिन CH3 लिख देता था, है ना? और क्योंकि दो CH3 बिल्कुल एक दूसरे की पास पास वाली पोजीशन पे लिखे गए, दैट्स वाई इनको हम लोग कहते थे ऑर्थोजाइलिन। क्या कहते थे? ऑर्थोजाइलिन, ठीक है? अच्छा यहां पर देखो, यहां CH3 लिख दिया, और यहां पर CH3, ये मेटा था और ये पैरा था। याद आ रहा है क्या तुम्हें? अरे बोलो ना मेरे भाई, याद आ रहा है ना तुम्हें? अब देखो ना, तीनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही होगा, अलग अलग हो नहीं सकता। मेन कार्बन की चेन ये बेंजीन वाली है, ये जो मिथाइल है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर 1 और 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, यहां पर देखो 1 2 और 3 पोजीशन 1 3 पे लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पे है, यहां पर 1 3 पे है, और यहां पर 1 2 3 और 4 पे है। तो क्योंकि पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इस वजह से इसके भी मैं इन तीनों को मैं क्या बोलूंगा? इन तीनों में रिलेशन क्या बेटा? ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। बेटा बोलो ना यार, समझ में आ रही है क्या तुम्हें मेरी बात? क्या यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कष्ट हो, मुश्किल हो आपको, वो आप बता सकते हो? नहीं? ठीक है, आगे आओ फिर देखना। अगला एग्जाम्पल और देता हूं। लेट से ऐसे लिखा हुआ है CH3 2 3 4, है ना, NH2 लिख दिया, और एक मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH NH2 CH2 CH3, ठीक है? और एक मैंने ऐसे लिख दिया CH3 C CH3
और CH3 और यहाँ पर NH2 लिख, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे 3 में रिलेशन पूछना चाह रहा हूं। ये है A, ये है B और ये है C। पहले तो ये एक बात बताओ, क्या इन तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या? चेक कर लेते हैं, गिन लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। C4। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 2 9 2 11। हाँ, 9 2 11। और नाइट्रोजन कितना है? 1 है। C4H11 9 है। इसमें चेक करना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना है? 3 4 2 7 2 9 और 3 12। 12 दिख रहा है यार इसमें, तो क्या चक्कर हुआ? कुछ गलत किया है क्या हमने, या गिनने में गलती करी है? 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8 और 3, अरे 11 ही तो है भाई। और इधर चेक करो, कार्बन है 4 और हाइड्रोजन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 11। ठीक है भाई, तीनों का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। सर इसमें देखो, मेन कार्बन की जो चेन है 4 कार्बन की है, और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे लगा? फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा इधर आओ जरा, इधर आप एक चीज चेक करो, जो आपका मेन कार्बन चेन है वो 4 कार्बन की है, और जो आपका फंक्शनल ग्रुप NH2 वो सेकंड पोजीशन पे लगा है। और यहां पर जो आपका मेन कार्बन चेन है बेटा, वो कितने कार्बन की है? 1 2 और 3 की है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं ए और बी में क्या रिलेशन है, आप कहोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। कौन से आइसोमर है बेटा? पोजीशन आइसोमर्स है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं ए और सी में क्या रिलेशन है, आप कहोगे यहां 4 कार्बन है, मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो मेन कार्बन चेन में क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है, ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी और सी में क्या रिलेशन है, तो यहां पर भी आप कहोगे मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो क्योंकि कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। बात बता दे मेरे भाई, क्या तुझे ये बात बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आई है क्या? बोलना पड़ेगा बेटा अच्छे से। हम्म। अरे भाई लोगों, बात समझ में आ रही है क्या? बताओ ना यार, क्या यहां तक क्लियर है बात आपको? मैं एग्जाम्पल में आगे बढ़ूं, क्वेश्चन करें? ठीक है, देखो जरा, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, क्वेश्चन करने आ जाओ। आओ भाई। राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन को पहचानते हो तुम? हाँ, तो जानते हो क्या? अरे जानते हो कि नहीं जानते? डाइक्लोरोबेंजीन को पहचानते हो क्या? बेटा पहचानने में और जानने में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, जान पहचान ऐसे कहते हैं ना, पहचानना मतलब सिर्फ शक्ल देखना, जैसे तुम मुझे सिर्फ पहचानते हो, जानते नहीं हो, क्योंकि जानना मतलब बहुत गहराई से पहचानना, है ना, उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना, है ना। अच्छा, तो लो देखो, डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। यहां पर मैंने दोनों क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा दिए? 1 और 2 पे, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर तुमसे पूछूं इसका एक और पोजिशनल आइसोमर बनाना, मेन कार्बन चेन में ये 6 कार्बन रहेंगे, देखो 1 और 3 पे लगा दिया। अरे बोलना दादा, 1 3 होगा ना? अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपके दोनों क्लोरीन है ये कौन सी पोजीशन पे हो? 1 और 4 पे हो, ठीक है। अब देखो, कुछ ज्ञानी लोग ऐसे ना कर दें, वो ये ना कह दें सर एक काम करो ना आप, अरे यार आप यहाँ क्लोरीन लगाओ और इस पे क्लोरीन लगाओ ना, और नंबर दोगे 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो ये तो 1 5 हो रहा है ना, ये भी तो अलग है। अरे भाई, मैं सर पकड़ दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा अगर तुम में से कोई सोच रहा है ना, मैं सर फोड़ दूंगा अपना। ये नहीं होगा बेटा, ये तुमने नंबरिंग गलत करी है, 1 2 3 ये 1 3 है, यही वाला है, तो ये अलग नहीं है, ठीक है ना। तो इसके कितने पोजिशनल आइसोमर बन गए, ये देखो कितने पोजिशनल आइसोमर बने हैं? 3 बने हैं क्या? बोलो ना बेटा, कितने पोजिशनल आइसोमर बने इसके? 3 बने, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखो, राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। इसको पहचानते हो क्या तुम?
डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। देखो बेटा, साइक्लोप्रोपेन को तो सारी दुनिया जानती है, ये होता है साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब इस पे मुझे 2 क्लोरीन लगाने हैं। अब 2 क्लोरीन मेरी मर्जी है, मेरी श्रद्धा है, मैं 2 क्लोरीन अलग अलग पोजीशन पे लगाऊं, 1 और 2 पे, और मेरा मन करे तो मैं दोनों क्लोरीन एक ही पोजीशन पे लगा सकता हूं ना। ये देखो, ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सी पोजीशन पे है, 1 1 पे है। यहां पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे बेटा, 1 2 पे है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट है? नहीं, मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 1 है। अब कोई ये ना कह दे कि सर यहाँ लगा के यहाँ लगा दो 1 2 3 हो जाएगा, 1 3 गलत हो जाएगा भाई। ऐसी बेवकूफी तुम्हें नहीं करनी है, और तुम तो कर ही नहीं सकते भाई। क्यों? आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट। समझ में आ गया ना? फिर इसके कितने पोजिशनल आइसोमर्स हैं? 2 हो जाएंगे क्या? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये देखो, राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनाओ आप फटाफट से। डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, फटाफट बनाओ बेटा। हम्म अरे इसको पहचानते हो क्या तुम? डाइक्लोरोसाइक्लो डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। फटाफट देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा। सॉरी। देखो जी, पहचानो सबसे पहले, राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। देखो, साइक्लोब्यूटेन को तो सारी दुनिया जानती है, ठीक है ना। ये देखो ऐसी होती है, ये है ये क्या साइक्लोब्यूटेन है, डिब्बा नहीं बना रखा है ओ महाराज, इधर देखो। अब इसमें मुझे 2 क्लोरीन लगाने, तो मेरा मन किया 2 क्लोरीन यहां लगाने का, लगा सकता हूं। ये 2 क्लोरीन 1 और 2 पोजीशन पे लगाए हैं ना, तो 1 2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेन कार्बन की चेन आज भी 4 कार्बन की है, और मैंने क्या किया, अब की बार जो 2 क्लोरीन लगाए ना, वो 1 2 और 3, ये है बेटा 1 3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और अगर तुम्हारा मन करे आज कि सर मुझे तो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगाने हैं, तो ये क्या बन सकता है, 1 1 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन बन गया ना यार। अरे बोलना मेरे भाई, दिस इज 1 2 डाइक्लोरो, दिस इज 1 3 डाइक्लोरो, एंड दिस इज 1 1 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। क्या मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या मैं इन तीनों को पोजिशनल आइसोमर बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इसके कितने पोजिशनल आइसोमर बने हैं? टोटल 3 बने हैं। अरे तुम समझ गए क्या यहां तक? ये तुम्हें बोलना पड़ेगा भाई। यस, फटाफट बताओ, समझ में आई क्या तुम्हें यहां तक बात? सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स को पहचानना पड़ेगा। ये जो आपके सामने नाम लिखे हुए हैं ना, अगर तुमने इनको पहचान लिया, इनकी स्ट्रक्चर एक बार ढंग से बना ली, फिर तुम्हारे सामने कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है बेटा। अरे समझ गए क्या तुम मेरी बात को? सर अभी तक तो समझ रहे हैं, आप जो भी कह रहे हो हर बात बढ़िया ढंग से समझ में आ रही है, क्योंकि हम हैं मेहनती बच्चे, हम करते हैं घर पे जाके पढ़ाई, हम नहीं करते टाइम खराब, दुनिया की तरह हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते, हम वो भी नहीं देखते क्या, और वो गेम आता है ना, कौन सा वो, अरे यार मैं नाम भूल गया उसका, अब तुम समझ ही गए हो। तो दादा, एक गेम वेम खेलने वाला टाइम नहीं है अपने पास यार, है ना। सिर्फ पढ़ाई करो, और सिर्फ पढ़ाई करो, दूसरा काम ही नहीं है कोई, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर तुम्हें इधर उधर जाना हो, अपने घर वालों से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, कोई बढ़िया दोस्त हो तुम्हारा जो साला डिमोटिवेट ना करे, है ना, उससे बात करो, गप्पे लगाओ दिन में आधा घंटा बढ़िया एकदम। और ये गप्पे मारनी है इसमें, कभी कभी होता है ना यार, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना यार, पढ़ते पढ़ते एक ही चीज को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, नहीं हो रहा। कभी ऐसा लगता है कि यार इतना पढ़ लिया फिर भी इस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करें, है ना। तो हर दिन ना ये अपने दोस्तों से भी थोड़ी थोड़ी बात करना जरूरी है ना। अपने फ्रेंड से बात करो, ऐसे फ्रेंड्स जिनसे तुम्हारी अच्छी बनती हो, जो अच्छी बात करता हो, पॉजिटिविटी की बात करता हो, है ना, ऐसे लोगों से बना के रखो अपनी। अब किसी को फोन करते तुम यही बोलेगा वो सीधा बात, अरे भाई जीवन ऐसा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता हमारा, कितने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, हम उसमें कहां से रैंक लाएंगे।
ऐसे लोगों से दूर रहो भाई। वो बोल तू चल निकल, पहली गली से निकल, कल्टी हो यहाँ से, है ना। ऐसे लोगों से दूर रहना अपने को। जो इंसान पॉजिटिविटी की बात करता हो, है ना, अच्छी वाइब्स आती हो, जैसे ना पॉजिटिव वाइब्स आप समझते हो ना आजकल की युवा जनता है ना, जिससे पॉजिटिव वाइब्स आपको मिले, ऐसे लोगों से बना के रखो, ठीक। और अगर जब भी मन ना लगे तो थोड़ा घूम फिर लिया करो। देखो वो मन लगाने का ना सबका अलग अलग तरीका है ना। जब इंसान परेशान होता है ना तो सब लोग अलग अलग काम करना पसंद करते हैं। कोई मम्मी से बात करता है, कोई पापा से बात करता है, कोई दोस्त से बात करता है, कोई है ना किससे बात करता है, तुम समझ जाओ। अब वो उसके चक्कर में मत पड़ियो भाई, है ना। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं किसी को गाना सुनना पसंद है ना, कभी होता है ना ऐसा, गाना वाना सुन लिया तो एकदम से मूड लाइट हो जाता है ना। और कुछ लोग होते हैं जिनको वॉक करना पसंद है, जैसे मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं परेशान होता हूँ और मैं वॉक करता हूँ, और क्योंकि वॉक करते करते मैं सोचता हूँ कि यार क्या इस परेशानी का हल क्या हो सकता है। तो वो हर हर लोगों के साथ अलग अलग है, तो वो चीज भी आप करो। और दिन में अगर आधा घंटा मिल जाए, 15-20 मिनट 25 मिनट, ऐसा दोस्त जिसके साथ बैठ के मजे ले लो आप, है ना, जिसको आप बोलते हैं ना चुगली करना, ऐसी करो। अब ना ये ऐसे नहीं कि कोई तुम इंडिया पाकिस्तान कांग्रेस बीजेपी इस पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो एकदम प्योर वाली चुगली होनी चाहिए, जबरदस्त वाला, है ना, तब तुम्हारा एकदम मूड लाइट हो जाए। अब इसके चक्कर में बता ले तुम 2 घंटे निकाल गए, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है ना। लो आ जाओ, अगली बात करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट है अपना कौन सा आइसोमेरिज्म बेटा जी, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। इसका भी नाम बहुत आसान है और इसके नाम से ही सारी चीज पता लग जाती है तुम्हें। देखो कैसे पता लग रही है देखना एक बार, इधर मैं लिख रहा हूं कंपाउंड्स हैविंग, है ना, सबसे पहले कंपाउंड्स हैविंग। बेटा फंक्शनल आइसोमर की मैं डेफिनेशन लिखूंगा। कंपाउंड्स हैविंग क्या क्या होना चाहिए उसके पास, आइसोमर है तो बेटा उसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला बोल दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस किस बात का होना चाहिए बेटा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, है ना। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, इसी वजह से इसको बोला गया है क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आर नोन एज, ठीक है, आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वो तो तुम अब समझदार हो ही, तुम लिख ही लोगे, ठीक है सर ये फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफरेंट हो सकता है, देखो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, है ना। डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, उसी से सारी चीज हमें बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगी। देखो जरा, देखिए बेटा पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये बेटा एक दूसरे के ना फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे हो सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर कैसे हो जाएंगे, देखना मैं तुम्हारे सामने दो फॉर्मूले लिखना चाह रहा हूं, देखियो एक बार चेक करना। ये है एक मैंने कंपाउंड ये लिखा है, और दूसरा जो मैंने कंपाउंड लिखा है वो ये वाला लिखा है। आप एक बार चेक करो क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या। 1 2 3 3 कार्बन है दोनों के पास, और हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 और 1 6, और बेटा एक ऑक्सीजन है, ठीक है। और इधर भी आ जाओ, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 6, और एक ऑक्सीजन है। अरे बोलना मेरे भाई, यही है कि नहीं है। अब तुम फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अरे ये आया एल्डिहाइड, यस, हाँ सर। और इधर कौन सा है, सीओ के दोनों साइड अगर एल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसको सारी दुनिया कीटोन के नाम से जानती है, तुम भी जानते हो और पहचानते भी हो। जान पहचान से एक बात याद आ रही है मुझे, तुम कहो तो सुना दूं। अभी रुको थोड़ा देर में सुनाते हैं। बेटा देखो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है ना, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, C3H6O लिखा है, C3H6O लिखा है, लेकिन एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। इस वजह से सेम केमिकल फॉर्मूला हो, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, इन दोनों को क्या बोला जाएगा, फंक्शनल आइसोमर बोला जाएगा। समझ में आई मेरी बात सर। ऐसे और भी फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं और सेकंड फंक्शनल आइसोमर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखियो जैसे मैंने आपके सामने लिखा है एग्जाम्पल, अल्कोहल, अल्कोहल एंड ईथर। बेटा अल्कोहल और ईथर जो होते हैं ना, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। कैसे, देखो इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं, सुनना जरा। ये देखो
3 कार्बन वाला एल्कोहल मैंने लिखा है, दुनिया इसको प्रोपेनॉल के नाम से जानती है। और इधर मैं 3 कार्बन वाला ईथर लिख रहा हूं, देखियो जरा। ये तो अल्कोहल है ना, अरे तुम जानते हो ना अल्कोहल को, भाई अल्कोहल से दूर ही रहो तुम, अभी जान पहचान मत करना इससे, बस फॉर्मूला जानो तुम इसका। और ये है बेटा ईथर, क्या है ये? ईथर है ना, अरे बोलना मेरे भाई, ईथर है। अच्छा, ये है अल्कोहल और ये है ईथर, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, गिन लो, 1 2 3 3 कार्बन है और हाइड्रोजन है 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 है ऑक्सीजन, ठीक है। और इधर वाले का भी गिन लो, 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन है, 3 2 5 3 8 और ऑक्सीजन, केमिकल फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, एक है अल्कोहल और दूसरा है ईथर। क्या बोलूंगा एक दूसरे के? फंक्शनल आइसोमर्स कह दूंगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर और भी कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है, देखो जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना है तुमने? नाम सुने हो? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, महाराज ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। कैसे सर? इसका एग्जाम्पल दियो जरा, ये तो एकदम बढ़िया वाली बात बता रहे हो आप। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा है इधर, ये देखियो जरा, कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है? 3 कार्बन वाला, दिख रहा है तुम्हें? और इधर मैं लिख रहा हूं, देखना जरा, एक एस्टर लिखने की गलती करना चाह रहा हूं मैं, गुस्ताखी कर रहा हूं, तुम कहो तो कर दूं। पहले चेक करो क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या? सर इसमें 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 हमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ठीक है, C3H6O2। अच्छा इसके पास भी जाओ, इससे पूछ भाई तेरे पास कितने हाइड्रोजन, कहेगा 3 कार्बन, कितने कार्बन? 3 कार्बन, और हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। लेकिन ये है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा है? दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको तुम पहचानते हो, ये क्या है? देखो C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड लगा है, एस्टर है ये क्या है? एस्टर है। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों की जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो ये रट लेते हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर हमेशा फंक्शनल ग्रुप होंगे। देखना मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है और ये वाला एस्टर लिखा है। तो ना हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में ये तो देख लेते हैं कि भाई इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें एस्टर है, और हमें पता होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। लेकिन मुन्ना वो कब होते हैं? जब केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। अगर केमिकल फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो फिर आइसोमर की बात नहीं करूंगा। तो चेक करना इसका, ये तो है C3H6O2, ठीक है, और यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गए। तो आगे मुझे गिनने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला है सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर नहीं होंगे, है ना। तो जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, आराम से क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, वो क्या कह रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मुझे करनी है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो ये बेटा तीसरा वाला केस था, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। सर और भी हो सकते हैं क्या कोई? बिल्कुल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथे की बात करते हैं। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, इनको भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स गिना जाता है। ध्यान देना भाई, ये है तो फंक्शनल ग्रुप अमाइन, लेकिन आइसोमेरिज्म में इन तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। सुन लो, ठीक है। सर एग्जांपल दो, आप ऐसे नहीं समझ आ रहा हमें। देखो जी, 1 2 3 और NH2, 3 कार्बन वाला 1 डिग्री अमाइन दिख रहा है तुम्हें? चीख चीख के कह रहा है ये, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है नाइट्रोजन से। अच्छा अच्छा, ये देखो ये 2 डिग्री अमाइन है। अच्छा, ये देखो फिर, अगर तुम मेरी क्लास में ढंग से बैठोगे ना पूरा दिल और दिमाग के साथ, तो तुम्हें वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिवाइज करने की जरूरत भी पड़ी ना तो बहुत जल्दी मतलब तुम रिवाइज कर लोगे, है ना। इतनी एक ही चीज को मैं इतनी बार बोल देता हूं और ताकि क्लास में ही तुम्हें याद हो जाए, है ना। अच्छा देखो सर,
पहले चेक करो तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है महाराज। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9 और एक है नाइट्रोजन। ठीक है, इधर आइयो जरा। 1 2 3 3 कार्बन है C3। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 5 और 1 6 और 3 9 और एक है नाइट्रोजन। इसके पास भी आ जाओ जरा। 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। ठीक है, तीनों का केमिकल फॉर्मूला बेटा सेम है और एक है 1 डिग्री अमाइन, दूसरा है 2 डिग्री अमाइन और तीसरा है 3 डिग्री अमाइन। तो ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एक मिनट, सॉरी। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा। ये चौथा केस हमने पढ़ लिया है। तो जब भी फंक्शनल आइसोमर का केस आए ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक आपने नाम सुना होगा साइनाइड, सुना है क्या? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना? सर दोनों में क्या डिफरेंस है? सुना सुना मतलब पहले सुना हो, सुना सुना मतलब वो जग सुना सुना लागे वाला सुना। सुना सुना हो, सुना सुना नहीं लग रहा ना, वो जरूरी है भाई। साइनाइड एंड आइसो, साइनाइड एंड आइसोसाइन। ठीक है, अच्छा सर इनमें एग्जांपल दियो जरा आप। देखो बेटा, साइनाइड ऐसा होता है जिसमें आपका CN ग्रुप लगा हो और जो कार्बन होता है वो मेन कार्बन चेन से बॉन्डेड होता है ना। कार्बन जो है कार्बन से बॉन्डेड होगा, दिस इज योर साइनाइड। ठीक है, ये होता है बेटा साइनाइड। अच्छा सर आइसोसाइनाइड क्या होता है? देखियो बेटा, आइसोसाइनाइड ना ऐसा होता है जिसमें नाइट्रोजन जो है ना वो मेन कार्बन चेन से जुड़ा होता है, NC। NC को बोला जाता है आइसोसाइनाइड और यह है CN, कार्बन मेन कार्बन चेन से जुड़ा है, दिस इज साइनाइड, है ना। और यह है बेटा आपका आइसो। अरे मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन आप चेक करो, इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है ना। देखो 3 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 कार्बन 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों को फंक्शनल ग्रुप अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, दैट्स वाई साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आप उन दोनों को एक दूसरे के क्या कह सकते हो, फंक्शनल आइसोमर्स कह सकते हो। अरे तुम मेरी बात को समझ रहे हो क्या? मैं और एग्जाम्पल दूं क्या तुम्हें? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो और कौन से हो सकते हैं। देखो ये थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल है बेटा, डाइईन एंड डाइईन एंड एल्काइन, इनको भी इस आइसोमेरिज्म में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। कैसे सर? एग्जाम्पल दो, देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C का नाम क्या? देखो मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है ना, तो ये है ब्यूटा, ब्यूटा 1,3 डाइईन, है कि नहीं है? ए महाराज बोलना मेरे भाई, क्या ये ब्यूटा 1,3 डाइईन है? सर बिल्कुल है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? देखो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 4 और 2 6। ठीक है, C4H6 इसका फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा अब देखो ये वाला चेक करो, ये क्या बेटा? दिस इज योर ब्यूट 1 आइन, ये क्या है? ब्यूट 1 आइन। ठीक है, अच्छा सर देखो इसमें तो है डाइईन और ये है एल्काइन, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका देखना जरा। 4 कार्बन है बेटा, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6। अरे ये भी तो C4H6 ही है। देखो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक में डाइईन आ रहा है और एक में आइन आ रहा है। तो अगर केमिकल फॉर्मूला सेम हो तो डाइईन और आइन ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कंसिडर किए जाते हैं। क्या बात बताइए सर, मजा आ गया सर। अब तुम तो तारीफ कर नहीं रहे हो, मैं खुद ही कर लेता हूं, है ना। तो ये देखो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए बेटा फंक्शनल आइसोमर्स में से। लेकिन मोटी मोटी चीज तुम्हें क्या ध्यान में रखनी है? मोटा मोटा मुझे यह ध्यान में रखना है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, तो मैं उनको फंक्शनल आइसोमर बोलूंगा। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं वापस एक बार देख लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, दूसरा हो जाएगा अल्कोहल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर,
और फिर उसके बाद आया था आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, और साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और डाइइन और एल्काइन। ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है बेटा जो इस केस में बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, देखना। गौर से देखना, एक मैंने ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका क्या है, C3, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, और एक ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, और यहां पर भी आओ, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 5 6, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा जी। लो, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं क्या, ये देखो, ये देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, दिस इज योर एल्डिहाइड, और इसको बोला जाता है बेटा, देखो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है ना, कार्बन कार्बन के बीच क्या आ रहा है बेटा, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड बोले तो इन, क्या है ये, इन, प्लस 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 प्लस, ये है अल्कोहल, इन प्लस ऑल, इसको बोला जाता है इनॉल। अरे मेरे भाई, इधर फंक्शनल ग्रुप और इधर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है कि नहीं, ये तो चीख चीख के कह रहा है कि मैं एल्डिहाइड हूं, ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं इनॉल हूं, हम दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, दैट्स वाई। क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, फंक्शनर्स, बहुत ही बड़ी, समझ में आ रही है यहां तक बात, अरे बोलो ना यार। तो ऐसे नहीं कि वो जो केस मैंने बताया बस वो रट लिए और तुम सोच लो कि बस बेड़ा पार हो गया, है ना, स्टिक टू द बेसिक्स, है ना, बेसिक्स पे टिके रहो भाई। और है ना, बेसिक पे टिके रहोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन दूं तुम्हें। जैसे मान लो ये लिखा है, समझना, और एक मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखो जरा, और मैंने तुमसे पूछा इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो तुम कहोगे इसका केमिकल फॉर्मूला है जनाब C3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन दिख रहा है और एक क्लोरीन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, और इधर भी देखो कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन, 5 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन दिख रहा है और एक क्लोरीन दिख रहा है। सर दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है। इधर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है बेटा, एक तो दे रखा है कीटोन, ठीक है, ये क्या है, कीटोन है, और साथ में क्लोरीन है, और ये फंक्शनल जो Cl क्या बोलते हो इस, दिस इज योर एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड है यार, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। तो क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, सर बिल्कुल अलग अलग हैं। तो क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, यस। अरे बोलो मेरे भाई, सही है क्या, पर ये तो आपने एकदम धांसू चीज बता दी, एकदम बढ़िया वाली चीज, है ना। तो देखो, ये तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस तो चलो लिख दिए हमने खूब सारे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से भिड़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ ये ना बोल दो कि ऐसा तो हमने फंक्शनल आइसोमर में पढ़ा ही नहीं था, है ना, ये तो कोई केस में आया नहीं था तो हमें ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे, ऐसा करना गलती साबित हो सकती है आपकी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है, तो हमें सावधान रहना है, ठीक है। समझ गए हो तुम यहां तक, यहां तक मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बेटा बोलना पड़ेगा, आ रही है ना, पक्का, ठीक है जी। चलो फिर ये हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करने वाले हैं बेटा, मेटामरिज्म की, किसकी बात करेंगे, मेटामरिज्म की, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा ये क्या होता है, देखो एक बार फटाफट से चेक कर लो जरा, क्या होती है मेटामर्स, मेटामरिज्म क्या होता है ना। देखना जरा, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, सारे लोग गौर से, स्क्रीन पे ध्यान सब लोगों का, इधर उधर नहीं देखना। तो देखना, कहता है कि कॉम्पाउंड्स हैविंग क्या होना चाहिए, सर सेम केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए, क्या ये तो हर बार होता है,
सेम केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स किसके, किसके डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, ऑन ईदर साइड, ऑन ईदर साइड ऑफ द, ईदर साइड ऑफ द बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अरे सर कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख देते हो यार आप लोग। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखना है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब तुम एक बात नहीं समझ पा रहे हो, है ना। आर नोन एज, आर नोन एज, आर नोन एज, आर नोन एज क्या कहते हो, मेटामर्स, आर नोन एज मेटामर्स, एंड दिस फिनोमिना, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामरिज्म। देखो जी, तो इसमें तुम्हें जो समझने वाली बात है ना थोड़ी अलग सी, वो ये वाली है। कहता है बाईवैलेंट, बाईवैलेंट, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या मतलब है, बाईवैलेंट लिखा होता है, कई जगह डाईवैलेंट लिखा होता है, एक ही बात है, बस भावनाओं को समझो आप, है ना। देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप तो सारी दुनिया जानती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। बाईवैलेंट मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप की जिसकी दो वैलेंसी हो। दो वैलेंसी का मतलब क्या है, जिसके दोनों साइड कार्बन की चेन्स प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, जिसके दोनों साइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड कार्बन की चेन चले, है ना, उसको बोला जाता है बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सर एग्जांपल दो ना, आप कितना तेज तेज बोले जा रहे हो, आप एग्जांपल दे दो, हम समझ जाएंगे ऐसे ही। इतना तेज मत बोलो, गला मत फाड़ो आप फालतू में। देखो तुमने ईथर का नाम सुना है क्या, सुने हो, ईथर क्या होता है, ईथर क्या होता है बेटा, ईथर होता है ROR, ऑक्सीजन के दोनों साइड जो है ना, क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड आपका एल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो इसको आप बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कह सकते हो, क्योंकि इसके दोनों साइड आपकी कार्बन की चेन चल रही है ना। तो देखो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, है ना, जैसे ये लिखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका एक और मैंने लिख दिया, जैसे लेट से ये लिख दिया, एक ईथर वो था, एक ईथर ये है, ठीक है। इन दोनों का आप चेक कर लेना भले ही, क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या। अरे भाई विश्वास ना हो तो चेक कर लो, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 3 10, और एक है ऑक्सीजन, ठीक है, C4H10O है। और इसका भी तुम्हें विश्वास ना हो तो चेक कर लेना, 1 2 3 4, 3 2 5 5 5 10, ठीक है। लेकिन इधर देखो बेटा, इधर जो कार्बन की ये जो एल्काइल ग्रुप है इस साइड, ये कौन सा है, दिस इज योर प्रोपाइल, ये कौन सा है बेटा, ये है प्रोपाइल। और इधर कौन सा है बेटा, दिस इज योर मिथाइल, ये कौन सा है एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, ठीक है। तो इसमें इस वाले एस्टर में ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो हैं, बात आती है कि कौन से आइसोमर है। तो अब इसमें दोनों साइड आपको देखना है एल्काइल ग्रुप, यहां पर है प्रोपाइल, यहां पर है मिथाइल, ठीक है। और इसमें चेक करो, इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, तो क्या दोनों साइड, इन दोनों कंपाउंड्स में, इन दोनों कंपाउंड्स में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है क्या। जरूरी नहीं कि दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, किसी भी एक वाले पार्ट में डिफरेंस आ जाए, इसका मतलब वो मेटामर कंसीडर किया जाएगा। देखें ये है प्रोपाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, प्रोपाइल इथाइल तो अलग अलग है, मिथाइल इथाइल भी अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के, बोलो कौन से आइसोमर हो गए, मेटामर हो जाए। एक दूसरे कौन से आइसोमर होंगे, मेटामर होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या सर। इसका तो ना इस वाले इसी 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 फॉर्मूले का एक और इथर भी तो बन सकता है ना, आपने ये तो बनाया ही नहीं। तो क्या ये भी मेटामर कंसीडर किया जाएगा का, बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा भाई। देखो ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये कौन सा बेटा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो इसमें भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आ गया है, ठीक है। इसमें और आप इसमें और इसमें देखोगे, ये भी एक दूसरे के मेटामर है, ये और ये भी एक दूसरे के मेटामर है, ये और ये भी एक दूसरे के मेटामर है, क्योंकि इन तीनों में ही, ये जो तीनों ही कंपाउंड लिखे हैं, इसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स जुड़े, तो सेम ही लाया। क्या बाईवैलेंट का क्या मतलब है ना, दोनों साइड कार्बन की चेन चलनी चाहिए, और उनसे जो अटैच एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, बस सिंपल सी बात ही है, और कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा तो और इसमें कोई एग्जांपल हो सकता है क्या,
भाई ईथर तो हो गया, जैसे ईथर एक बाईवेलेंट एटम है, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। और भी कोई है क्या जो बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो? बिल्कुल है, और भी ऐसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जैसे थायो ईथर लिख सकते हो आप, है ना, थायो ईथर। बेटा ईथर था ओ, थायो ईथर क्या होएगा? सल्फर की दोनों साइड इधर, है ना, थायो मतलब सल्फर लग गया ऑक्सीजन की जगह, है ना, दोनों साइड अगर आपका एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो तो ये इस केस में कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, इसमें देखो एस्टर भी आ सकता है बेटा, क्या आ सकता है? इसमें आपका एस्टर भी कंसिडर किया जा सकता है। कैसे भाई? एस्टर क्या होता है? देखो यही तो होता है एस्टर। अरे बेटा ये भी तो बाई फंक्शनल ग्रुप, बाई वैलेंट है ना। इस साइड एक एल्काइल ग्रुप आएगा, इस साइड एक एल्काइल ग्रुप आएगा, और अगर वो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो दो कंपाउंड्स में, तो वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के मेटामर्स हो जाएंगे। सर एग्जांपल देना इसका, जैसे देखना एक बार। जैसे ये वाला एग्जांपल लिखा है ना, इस तरफ क्या लिखा है? इथाइल, इस तरफ लिखा है मिथाइल। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, सबसे पहले तो चेक करो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या? एक दो तीन चार, चार कार्बन है, तीन दो पांच और तीन आठ और दो ऑक्सीजन। एक फॉर्मूला क्या बन गया बेटा इसका? तीन कार्बन है, सॉरी चार कार्बन है, तीन दो पांच और तीन आठ, आठ हाइड्रोजन हो गए और एक दो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या यही इसका है क्या? तीन दो पांच और तीन आठ बिल्कुल सही है, और दो ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन इस तरह एल्काइल ग्रुप है इथाइल और मिथाइल, इसमें है मिथाइल और इस तरफ लगा हुआ है इथाइल। दोनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए? बेटा ये दोनों अलग अलग है क्योंकि देखो, इथाइल पहले ऑक्सीजन से मिथाइल लगा था और अब की बार ऑक्सीजन से क्या लगा है? इथाइल लगा है। दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। दैट्स वाई ये भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर कंसिडर किए जाएंगे? मेटामर। ठीक है, अच्छा। बेटा इस केस में और क्या आ सकता है? कीटोन भी आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा? कीटोन भी आ सकता है, क्योंकि जो कीटोन होता है उसके भी दोनों साइड आप डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। जो आपका कीटोन होता है, फंक्शनल ग्रुप तो तुम पहचानते ही हो ना। कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे हुए हो, है ना। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल भी दूं तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा अभी। जैसे ये लिखा हुआ है, ये रहा आपका ईथर, ठीक है, और इस तरफ मैं एल्काइल ग्रुप लगा दूं तुम्हारा कुछ ऐसा, ये देखो। इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, पांच पांच कार्बन है ना दोनों के पास, और इधर देखो कौन सा ग्रुप है बेटा? प्रोपाइल और मिथाइल, और इधर है इथाइल और इथाइल। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे? मेटामर। एक चीज यहां पर ध्यान दो, एक चीज यहां पर ध्यान दो, क्या? कि जो आपका कीटोन होता है बेटा, वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। पोजिशनल आइसोमर कैसे शो करता है? क्योंकि यहां पर देखो, इन दोनों में मेन कार्बन की जो चेन है वो पांच पांच कार्बन की है, और अगर आप नंबरिंग दोगे तो आपका फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और यहां पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो आप चेक करो, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है और आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। तो दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे बेटा? आपके एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर भी हो सकते हैं। सर ये मेटामर भी हो सकते हैं। फिर इसमें से कौन सा कंसिडर किया जाएगा? वो बेटा क्वेश्चन में ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखा है, एक एक ऑप्शन ऐसा लिखा है, बोथ मेटामर एंड पोजीशन, तो वो ऑप्शन सही है। लेकिन अगर मान लो चारों ऑप्शन अलग अलग हैं और आपको मेटामर और पोजीशन इन दोनों में से कोई एक कंसिडर करना हो, अगर आपको मेटामरिज्म और पोजीशन में से कोई एक कंसिडर करना हो, तो हमेशा ध्यान दो कि जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाती है? मेटामरिज्म को दी जाती है ना। जो मेटामरिज्म होती है की प्रायोरिटी पोजीशन से ज्यादा होगी। ऐसा कहा जाता है कि जो मेटामरिज्म होती है उसकी प्रायोरिटी बेटा पोजीशन से ज्यादा होती है। ठीक है ना, की प्रायोरिटी क्या होती है बेटा? पोजीशन से ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो अगर तुम दोनों इन दोनों में कंसीडर करोगे, दोनों ही शो करता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना हो तो हम क्या चूज करेंगे? मेटामरिज्म। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ओके। हाँ, तो थायोईथर भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और बाई फंक्शनल ग्रुप में कौन आ सकता है बेटा? और आता है आपका 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। कौन आते हैं?
और कौन आता है बेटा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। देखो कैसे, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है ना। देखो देखते हैं कैसे आता है, चेक करना जरा। इधर 2 डिग्री अमाइन का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। ये रहा आपका 2 डिग्री अमाइन, ठीक है कि नहीं। इधर एल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल, इधर है मिथाइल, तो बस इधर लगा दो वापस से, इथाइल इथाइल लगा दिया। तो क्या दोनों साइड, ये भी 2 डिग्री है ना बेटा, लेकिन दोनों साइड आपका एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं। इधर है प्रोपाइल मिथाइल और यहां पर है इथाइल इथाइल, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के मेटामर्स हो। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, पक्का क्लियर है ना आप लोगों को, है ना। और अगर मान लो 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री में भी तो नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी खाली होती है ना यार। ये भी बाईवैलेंट, बाईवैलेंट बल्कि 2 से ज्यादा ही है, इसकी तो वैलेंसी 2 से भी ज्यादा है ना। सो दिस इज योर 3 डिग्री, तो ये भी मेटामेरिज्म वाले केस में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज मुझे बढ़िया मिली है ये वाली, कि अगर मुझे मेटामर और पोजीशन में से कोई एक कंसिडर करना होगा तो मैं कंसिडर करूंगा किसको, मेटामर को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें मेटामेरिज्म समझ में आ गई, क्वेश्चन आ गया, अच्छा चलो कर लेते हैं फिर क्वेश्चन, ऐसी क्या बात है। कहता है गिव वेरियस फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल। कौन से आइसोमर पूछे हैं, सिर्फ फंक्शनल आइसोमर पूछे, ठीक है हम तो सिर्फ फंक्शनल बता देंगे, क्या दिक्कत है हमें। सिर्फ हमसे क्या पूछा है बेटा, फंक्शनल आइसोमर पूछा है ब्यूटेनॉल का। क्या तुम ब्यूटेनॉल को पहचानते हो क्या, बिल्कुल पहचानते हैं सर। ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन वाला अल्कोहल, ये देखो ये होता है ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसके फंक्शनल आइसोमर याद करो क्या, अल्कोहल के, अल्कोहल के फंक्शनल आइसोमर कौन से होते थे सर, ईथर हुआ कर, क्या होते थे, ईथर होते थे। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है ना, मुझे इस 4 कार्बन वाले ईथर बनाने हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो अब देखो 4 कार्बन वाले ईथर कैसे कैसे बना सकता हूं मैं, देखो बेटा इधर, इधर एक तो ये रहा 4 कार्बन वाला ईथर, ये हो जाएगा। ब्यूटेनॉल का अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना हो लिख दोगे क्या। आवाज नहीं आ रही तुम्हारे दिल से, आवाज नहीं आ रही बेटा। देखो कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है सर जी। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, C4H10O। मतलब इस फॉर्मूले के मुझे ईथर बनाने हैं, तो ये C4H10 हो है क्या, 4 कार्बन ये रहे, 3 2 5 2 7 और 3 10, बिल्कुल है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ईथर एक, देखना ये भी तो ईथर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी वही है C4H10O। तो ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ये भी तो 3 3 6 3 9 और 1 10, C4H10O है। अरे क्या इसके अलावा और कोई ईथर बना सकते हो क्या सर, और तो नहीं दिख रहा, और नहीं दिख रहा। हम्म, तो अगर मान लो मैं इसको नंबर दे दूं ए, इसको बोलूं मैं ए, ये है आपका बी, ये है सी और ये है डी। देखना अगर मैं तुमसे रिलेशन पूछूं, रिलेशन रिलेशन पूछूं क्या, पूछ लूं रिलेशन, सर बड़ी गंदी चीज है। देखो अबे समझने पे है कौन से रिलेशन की बात कर रहे हो। अगर मैं तुमसे पूछूं ए और बी में क्या रिलेशन है, कहोगे एक है अल्कोहल एक है ईथर, फंक्शनल आइसोमर है। अगर मैं तुमसे पूछूं ए और सी में क्या रिलेशन है, और अगर मैं तुमसे पूछूं ए और डी में क्या रिलेशन, तो आप क्या कहोगे, ये सारे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ठीक है क्या बेटा, अरे तुमने बना दिया ना, ये सारे फंक्शनल। अगर तुमसे ये पूछे कि ब्यूटेनॉल के कितने फंक्शनल आइसोमर बनेंगे, तो आप बोलोगे सर ये रहे, ये देखो इतने सारे ईथर बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक। अच्छा अगर मान लो तुमसे कोई पूछे बी और सी में क्या रिलेशन है, अब आप कहोगे सर बी और सी आपस में, बी और सी आपस में क्या है। सर इसमें देखो इधर तो है प्रोपाइल, इधर है मिथाइल और इधर है इथाइल और इथाइल, दोनों के एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, तो बी और सी एक दूसरे के मेटामर्स है, ठीक है। और अगर तुमसे सी और डी में पूछे, इन दोनों में भी अल्काइल ग्रुप दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी एक दूसरे के मेटामर है। और अगर तुमसे बी और डी में पूछे, ये भी एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स।
कुछ कुछ समझे क्या तुम? हाँ जी। अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा जी? आपको ये बात समझ में आई क्या? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? पक्का? आगे चलें फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है सर, करो, अगले क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन मेरे से कहता है गिव वेरियस फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। बेटा ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक बोले तो पहचान लोगे इसको? इसको पहचान लोगे क्या? ब्यूटेनोइक मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है, ये है आपका ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये है 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? 2। ठीक है ना बेटा? C4H8O2 है। ठीक। अच्छा, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर कौन से होते थे? याद है क्या तुम्हें? कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल आइसोमर्स हुआ करते थे एस्टर। कौन से होते थे? एस्टर। मतलब इनडायरेक्टली मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा है, इस फॉर्मूले के कितने एस्टर बन सकते? देखो सीधा सा क्वेश्चन ये है ना जी। तो बनाओ जरा, देखना सारे लोगों का ध्यान इधर हो स्क्रीन पर। 1 2 C डबल बॉन्ड OOCH3 लिख दूं क्या? ये एस्टर बन सकता है ना एक बेटा? देखो इसका फॉर्मूला भी तो 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 3 8 कार्बन, C4H8O2 है। अच्छा ठीक है सर, ये बन सकता है एस्टर। इस फॉर्मूले का एक और एस्टर क्या ये भी बन सकता है क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, क्या ये भी बन सकता है क्या? सर बिल्कुल बन जाएगा। इसमें क्या है? इसमें ऑक्सीजन से अटैच मिथाइल था, यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच इथाइल है। लेकिन 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये भी एस्टर बन सकता है। अच्छा, और बनाओ देखें बेटा, जैसे ये क्वेश्चन आता है ना खुद से बनाने की कोशिश करना है इसको, ठीक है ना? क्योंकि ये कोई सिखा नहीं सकता तुम्हें, है ना? और ना ही तुम रट सकते हो। सबसे बड़ी चीज आइसोमेरिज्म में यही है, रट नहीं सकते, ये बनाने पड़ेंगे खुद से, ठीक है ना? कितने एक रटोगे? ऐसे बहुत कोई भी क्वेश्चन दे देगा। अच्छा, और देखो और क्या बना सकते हो, कोई और भी बना सकते होगा। सर मेरा मन कर रहा है ना ये बना दूं मैं। भाई तेरा मन कर रहा है तो एक बार बना के देख ले। सर ये सही है क्या? में क्या दिक्कत है भाई? देखो इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 और 1 8, C4H8O2 ये भी है। में क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल सही है। अच्छा सर एक चीज और बताओ, ये भी बना दूं क्या फिर मैं पूछूंगा भाई कौन सा? आप कहोगे सर ये देख लो ना, चलेगा क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल चलेगा, ऐसा इनमें से कोई भी नहीं है। बिल्कुल चलेगा जनाब। तो टोटल कितने बन गए हैं बेटा जी? अगर इसको मैं ए नाम दे दूं, दिस इज योर बी, ये है सी और ये है, ठीक है? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? और अगर मैं इसको नाम दे दूं ई, ये क्या है? ई। तो ए और ई का रिलेशन क्या होगा? ए और बी का रिलेशन क्या होगा? बी क्यों? ए और बी का नहीं, ई और बी का, है ना? बी और ई का, सी और ई का, और डी और ई का। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा जी? ये होंगे फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ये क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। और अगर मैं तुमसे इन दोनों में कंपैरिजन करने को बोलूं, रिलेशन बनाने को बोलूं, तो आप कहोगे सर इधर ये डाइवैलेंट है आपका फंक्शनल ग्रुप, और दोनों साइड देखो एल्काइल ग्रुप इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के क्या है? मेटामर्स है। इन दोनों में रिलेशन बनाओगे तो ये एक दूसरे के मेटामर है, इन दोनों में रिलेशन बनाओगे तो ये भी एक दूसरे के मेटामर है। कोई सा भी रिलेशन बना लो आपस में, ये सारे एक दूसरे के क्या होंगे? मेटामर्स होंगे। अरे बोलो ना बेटा, आपको ये समझ में आया क्या? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, हर चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इतने क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, इतने सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि ये बेटा हर जगह पे बहुत ही काम में आएगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव ऑल 3 डिग्री अमाइंस ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H13N। सारे अमाइन नहीं पूछे, सारे तो बहुत सारे बनेंगे। सिर्फ मेरे से कौन से पूछे हैं महाराज? 3 डिग्री अमाइन पूछे। कौन से पूछे बेटा? 3 डिग्री अमाइन पूछे। निकाल लोगे? सर कैसे निकालें आप बताओ तो सही, कोई आइडिया दो।
देखो जी 5 कार्बन वाले आपको 3 डिग्री अमाइन निकालने हैं, तो देखना एक बार तो, और 1 2 3 ये हो गया नाइट्रोजन, एक कार्बन इधर आएगा, एक कार्बन इधर आएगा, ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। अरे बोलो ना यार, 3 डिग्री अमाइन 5 कार्बन वाले, पहला ये वाला पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? सर ये है, बिल्कुल है, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये भी तो हो सकता है, 1 2 3, ये हो गया आपका नाइट्रोजन। देखो ये तो बेटा बना बना के देखने पड़ेंगे। ये देखो ना, इधर आपका एल्काइल ग्रुप अलग है, ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग है कि नहीं है? तो इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट आप देख रहे हो स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं? तो ये इस कैटेगरी में आएंगे। अच्छा ये भी आएगा सर। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, और यहां पर आपका कार्बन लगा हो। अरे बोलो ना यार, पॉसिबिलिटी है क्या? सर ये भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन अगर तुम लगाना चाहोगे ना, 3 2 5 3 8 2 11 और 2 11 और 3 11 और 2 13, सॉरी देखो ना। अरे यहाँ कितने होंगे? 3 2 5 5 और 3 8 8 2 10, यहाँ पर आएंगे 3, C5H13 N आएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्या इसके 3 डिग्री अमाइन के आइसोमर बन गए क्या? एक बार आप चेक कर लो जरा। 3 डिग्री अमाइन है, मतलब नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप तो जुड़ा होना जरूरी है। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा होना जरूरी है बेटा? एल्काइल ग्रुप। इधर एल्काइल ग्रुप कौन से थे? 2 मिथाइल, इधर था प्रोपाइल, यहां पर था आइसोप्रोपाइल और 2 मिथाइल, यहां पर है इथाइल इथाइल और एक। ठीक है, अरे बोलो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, और अगर तुम्हें मान लो कंफ्यूजन हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने कहीं रिपीट तो नहीं कर दिया, तो आप उसका आईयूपीएसी नेम लिख लिया करो। क्या लिख लिया करो? आईयूपीएसी। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये ये कहीं पे मैं डबल ना बना दूं, तो अपना आईयूपीएसी नेम लिख लिया करो। किन्हीं भी 2 आइसोमर का आईयूपीएसी नेम अलग अलग होगा, है ना? अगर आपने सही बनाया है तो आईयूपीएसी नेम अलग अलग होगा, और अगर तुमने गलती करी है तो फिर आईयूपीएसी नेम सेम हो सकता है। ठीक है, बताओ जरा। आगे चले, नेक्स्ट। अगला, अगला है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये सबसे आसान है भाई, सबसे इजी है। क्या होगा? आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर किसको बोला जाएगा? कंपाउंड्स हैविंग, क्या हैविंग? देखना बेटा, दिल थाम के बैठो। क्या क्या होना चाहिए बेटा जी? सेम केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना? सेम केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज। और ये कितनी बड़ी बात कर देते हो यार आप, डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज, डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेजेस बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है, क्या मतलब है इसका? डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेजेस का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा। आर नोन एज अरे कौन से? आर नोन एज रिंग चेन आइसोम, आर नोन एज रिंग चेन आइसोम। ठीक है, आर नोन एज रिंग चेन। ठीक है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिंग चेन आइसोमर। ऑल राइट सर, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो आप, एग्जाम्पल से बात हमें आती है समझ में। तो लो जी, देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है C3H6। क्या लिखा है? C3H6। अगर मैं तुमसे इसका अनसैचुरेशन नंबर पूछूं, अरे सर ये तो आपने बहुत दिनों बाद पूछा आज, आप मुझे बताइए इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर अनसैचुरेशन नंबर कितना होगा? तो देखो क्या बताया था मैंने, तरीका क्या बताया था कि ये एक फॉर्मूला दे रखा है, इसको आप देखो कि एक एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए। आप देखो 3 कार्बन वाला, इसको अगर मुझे 3 कार्बन वाला एल्केन बनाना तो C3H8 होना चाहिए। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है मुझे? 2 हाइड्रोजन की। तो बेटा डीबी जो होता है वो होता है डेल्टा H/2, याद आया तुम्हें? तो इसका कितना हो जाएगा? डीबी 1 हो जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सर इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है एक तो पाई बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड का का अनसैचुरेशन नंबर भी 1 होता है, और जो एक रिंग होती है उसका अनसैचुरेशन नंबर भी 1 होता है। क्या बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा तो सर बनाओ ना फिर। देखो
अगर एक पाई बॉन्ड आ रहा है इसका मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला रहा। चेक कर लो, अरे 4 कार्बन हो गए तो 3 कार्बन वाला बनाना है, फिर गलती हो जाती है अभी। ये देखो यही है C3H6O, और एक ये भी देखो, क्या ये रिंग है? बिल्कुल है। क्या ये चेन है? बिल्कुल है। क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल सेम। क्या दोनों में मोड ऑफ लिंकेजेस बिटवीन कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट है? क्या इसमें कार्बन एटम की लिंकेज इस तरह से थी, इस तरह से कि कार्बन कार्बन एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट थे, है ना, ओपन चेन में प्रेजेंट थे, और इसमें लिंकेजेस कुछ तरह की है, इस तरह की कि एक तो रिंग बन गई है, इसमें क्या बन गई है? रिंग बन गई है बेटा, कार्बन एटम की लिंकेज इस तरह की। तो अगर ऐसा हो, एक में आपका चेन हो दूसरे में रिंग हो, तो वो हमेशा एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स कंसीडर। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे बोलो ना यार, समझ में आ गई मेरी बात? पक्का क्लियर है? फिर आगे चलें क्या? बोलो बोलो, आगे चलें? समझ में आ गया ना, ये तो सबसे आसानी से पहचानी जाती है। एक रिंग होगा और दूसरा चेन होगा, और इसी वजह से लिखा है डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेजेस। मोड ऑफ लिंकेजेस का मतलब यही है, एक बार कार्बन एटम की लिंकेज ऐसे हुई है कि क्या बन गई है? रिंग बन गई है, और दूसरे में एक चेन प्रेजेंट है, ओपन चेन वाला कंपाउंड प्रेजेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर बात समझ में आनी चाहिए, जरूरी हमारे लिए ये है। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम लोग जितना आज हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर टोटोमेरिज्म आज नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं भाई, टोटोमेरिज्म आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो टोटोमेरिज्म है उसमें टाइम लगेगा काफी, है ना, और वो आज वाले लेक्चर में हो नहीं पाएगा। अभी तो काफी टाइम, मतलब अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास, तो आधा आधा मैं नहीं चाहता कि आधा इस लेक्चर में कर रहा हूँ आधा उस लेक्चर में कर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि पूरा टोटोमेरिज्म ही हम लोग अगले क्लास में सीख लेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा जी, देखो इसमें एक चीज आप और भी लिख सकते हो, है ना, हालांकि इतनी इतनी चीजों की जरूरत पड़ती नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपको कहीं पर ऐसा हो कि रिंग चेन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में से अगर कहीं कंपैरिजन करना हो, या मेटामेरिज्म में से कंपैरिजन करना हो, तो जो रिंग चेन आइसोमरिज्म होती है उसको हमेशा प्रायोरिटी देनी जाती है ना। रिंग चेन आइसोमर की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है, इस बात को आप याद रखो। रख लोगे क्या? पक्का? आ जाइए फिर, क्वेश्चन कहता है ऑल एसाइक्लिक आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी। एसाइक्लिक मतलब जिसमें रिंग नहीं बननी चाहिए, और कितने कार्बन? C4H10। देखो C4H10 मतलब क्या ये अल्केन का फॉर्मूला है? सर बिल्कुल है। तो इसका मुझे बताइए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? सर एल्केन में तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होता है, और मेरे से एसाइक्लिक पूछ रहा है, तो आप ये पूछ ही रहे हो। एल्केन में इस फॉर्मूले में कभी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ ही नहीं सकता। अरे भाई 0 आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल 0 आएगा। अच्छा, अगर 0 है इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या प्रेजेंट होंगे? सर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है, 4 कार्बन वाले सिंगल सिंगल वाले कंपाउंड बना देना। देखो पहली पॉसिबिलिटी 4 कार्बन ये रहे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सर ऐसे बना दो, खत्म। ये लो, ये है आपका एन ब्यूटेन, और ये वाला है आइसोब्यूटेन। खत्म हो गई बात। क्या इसके अलावा और कुछ बन सकता है? सर हमसे तो नहीं बने, आपसे बने तो बना लो। है? अरे बना पाओगे क्या? नहीं बनेगा बेटा, ये 2 ही बनेंगे, ठीक है ना। 3 कार्बन वाला तो कुछ बन नहीं सकता, 4 कार्बन वाला ये बन सकता है, एक ये बन सकता है ना। तो इसके असाइक्लिक कितने आइसोमर बन गए? 2 आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है ना, एन ब्यूटेन और आइसो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं C5H12 की। अच्छा, अगर मान लो इन दोनों में रिलेशन पूछूं मैं तुमसे, देखो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा अपना। बेटा एक बात बताओ, अगर इन दोनों में रिलेशन तुमसे पूछा जाए क्या रिलेशन है, तो इसमें देखो मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, इसमें मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? चेन आइसो। ठीक है,
आगे आ जाओ। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C5H12 और इसके असाइक्लिक आइसोमर्स बताने। तो वापस से एक बात बताओ, C5H12 CnH2n+2 जैसा है क्या? और अगर ऐसा है तो ये किसका फॉर्मूला है? सर ये तो एल्केन का फॉर्मूला है, और जो एल्केन होता है उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आता है? सर 0 आता है। अरे क्या, इसका मतलब इसमें भी जो कार्बन कार्बन होंगे बिल्कुल कैसे होंगे? स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होंगे, ना तो रिंग होगी और ना ही कोई डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो 5 कार्बन वाले देखो, 5 कार्बन वाले में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा? ये देखो 5 कार्बन, ऐसे मेन कार्बन की चेन 5 कार्बन की बन गई, ये हो सकता है। ठीक है ना, तो सारी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है इसमें। 4 कार्बन वाला भी कोई बन सकता है क्या? ये लो 4 कार्बन वाला ये भी बन सकता है। ठीक है, अब कोई ये ना कह दे कि सर ये CS3 को यहाँ लगा दो एक और बन जाएगा, नहीं बेटा, वो एक ही बात हो जाएगी, 1 2 नंबरिंग इधर से हो जाएगी वो, है ना, दोनों का IUPAC नेम सेम हो जाएगा। अच्छा ये भी तो हो सकता है, ये वाला देखो, इसमें मेन कार्बन चेन कितने की है? 3 कार्बन की। तो क्या ये सारे के सारे C5H12 हैं? बिल्कुल ये सारे के सारे C5H12 है। क्या इनके अलावा कोई और C5H12 का आप कंपाउंड बना सकते हो? नहीं सर, है ना, तो इसके कितने आइसोमर हो गए? 3। तो आप सेफ साइड के लिए ना आप इनका IUPAC नेम भी लिख सकते हो। अगर IUPAC नेम अलग अलग आता है इसका मतलब वो कंपाउंड अलग अलग है। और अगर मान लो आपने IUPAC नेम 2 आइसोमर ऐसे बना दिए जिनका IUPAC नेम सेम आ गया, इसका मतलब वो अलग अलग आइसोमर नहीं है, वो एक ही है। वो तुमने बनाने में गलती करी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा जी, ऑल राइट। चलो फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट C6H14 क्या दिया है? C6H14 दिया है। ठीक है, तो हम तो घबराते नहीं है। C6H14 एल्केन का फॉर्मूला है, और एल्केन का फॉर्मूला है मतलब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब इसमें भी जो सारे कार्बन कार्बन प्रेजेंट होंगे उनके बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है ना? अच्छा बनाओ, देखें अब की बार। देखना बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, ये पहला बन गया। 6 वाले ये बन जाएंगे। 5 वाले बना सकते होगा जिसमें मेन कार्बन चेन में 5 हो, 1 2 3 4 और 5। अब देखो, तो सब्स्टिट्यूएंट आप सेकंड पोजीशन पे लगा सकते हो 1 और 2 पे। ठीक है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेन कार्बन चेन में भले ही 5 कार्बन हो लेकिन आपका सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आए, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अच्छा तो क्या इसके अलावा मेन कार्बन चेन में 5 वाले और बन सकते हैं क्या? सर नहीं बन सकते, और तो आप बना के देख लो। आप इसको अगर C को वापस यहां ला जाओगे तो वो ये बन जाएगा 1 और 2, तो ये यही बन जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन, ये देखो 4 कार्बन, और 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक ये रहा एक ये रहा, 1 और 2 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये भी तो होगा, बिल्कुल होगा। फिफ्थ वाला देखना, मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट आपके दोनों एक ही पोजीशन पे लगे हुए हैं, ये भी तो हो सकता है। अरे सर मतलब हो सकता है, मतलब ये तो बहुत अलग चीज है, बिल्कुल अलग है बेटा। ये खुद से बना बना के देखना पड़ेगा आपको, तभी जाके एकदम बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस तुम्हें आने वाला है। ठीक है, तो देखना जरा टोटल कितने आइसोमर बन गए बेटा? इसके 5 आइसोमर बन गए। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे रिलेशन भी पूछूं, मैं तुमसे पूछूं कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे मेन कार्बन चेन में 6 कार्बन है, यहां मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लेता तो ऐसे ही 1 और 3 ये भी चेन आइसोमर होगा, सारे चेन होंगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं 2 और 3 में क्या रिलेशन है, बताओ। आप बोलोगे सर इसमें 5 कार्बन है, इसमें भी मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे लगा है। मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग अलग है। दैट्स वाई ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर। क्या समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यस। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं 3 और 4 में क्या रिलेशन है, आप कहोगे सर मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन है, और 3 और 4 में मेन कार्बन चेन में 4 में मेन कार्बन चेन में 4 ही कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन कार्बन चेन में डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। ठीक है, और यहां पर इसमें और इसमें चेक करोगे तो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर। ठीक है ना?
अरे भाई ऐसा ऐसा अब तो पता लग ही गया होगा यार तुम्हें, अब तो तुम एक्सपर्ट बन गए हो यार, अब क्या कर रहे हो ऐसे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का ये वाला क्वेश्चन तो मैं तुम्हें होमवर्क में देना चाहता हूँ, ये तुम खुद करो, ये ये करके दिखाओ तुम, ये ये लो, ये तुम्हारा होमवर्क, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ यहाँ, मैं आपको यहाँ करवाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको घर पे करने होंगे, ठीक है ना। होमवर्क दे दूंगा मैं आपको वो वाले क्वेश्चन। ठीक है सर, करवाओ। देखो जी, C4H8 लिखा है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर 4 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मूला होता है C4H10, तो इसको एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, और अगर 2 हाइड्रोजन की जरूरत है इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है डेल्टा H/2, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा 1। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट महाराज 1 है तो सर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या? एक तो हो कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, और दूसरा हो कि इसमें एक रिंग है। बेटा वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला टॉपिक इसीलिए बताया था तुम्हें, मैंने बोला था ना कि जब हम लोग आइसोमर्स निकालेंगे तो वो बड़ा काम में, वो आज काम में आ रहा है, ठीक है। अच्छा सर अब कैसे करें? एक पाई बॉन्ड देखो जरा, एक पाई बॉन्ड का मतलब ये हो गया, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, ये है। अरे भाई ये C4H10 ही तो है, 4 कार्बन वाला एल्केन। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 4 कार्बन है, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये बीच में आ जाए। मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल हो सकता है, डबल बॉन्ड बीच में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस, ये 2 बन गए। अब देखो सर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा? कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहीं पे आए लेकिन इसमें ब्रांचिंग हो जाए कुछ, कैसी? मैं पूछूंगा भाई कैसी हो जाएगी ब्रांचिंग? आप कहोगे सर ऐसे हो सकता है क्या? चेक करिए जरा एक बार, क्या ये भी C4H8 है क्या? बेटा चेक करना जरा फटाफट से। बिल्कुल है सर, ये भी C4H8 तो है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 है और 2 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या कोई और बन सकता है क्या सर? और तो नहीं दिख रहा कोई, और बना के देखोगे भी ना, अगर तुम कहीं मान लो जुगाड़ उगाड़ करोगे भी ना कुछ भी, तो या तो इन्हीं में से कोई एक बनेगा, इसी नेम। सर लेकिन ये तो सिर्फ पाई बॉन्ड वाले बने हैं, ये तो रिंग वाले भी बनेंगे, बिल्कुल बने। 4 कार्बन वाली एक रिंग बन गई वाली, और एक 3 कार्बन वाली रिंग, तो 3 तो बनेंगे इसके एसाइक्लिक आइसोमर। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस बेटा, अगर मैं 1 और 2 में रिलेशन पूछूंगा तो ये पोजिशनल आइसोमर है, अगर मैं तुमसे इसमें और उसमें रिलेशन पूछूं और इसमें रिंग चाहिए, अरे एक ये रिंग चाहिए, क्या महाराज? काफी लेक्चर बड़ा हो गया, 2 घंटे होने वाले हैं लगभग। अब ये चलो, ऑल राइट। तो बेटा बस आज के लिए हमारा जो साथ था वो बस इतना ही था। मैं करता हूं कि जो जो चीजें आज पढ़ाई है बहुत ही आराम आराम से, धीरे 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 धीरे, हल्का 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 डोज में, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, क्लास में इसको डिस्कस करें, और फिर उसके बाद अगली तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर देंगे, पढ़ना से ऑटोमेरिज्म होते ही फिनिश, और फिर उसके बाद आगे हम लोग तो, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो जरा, अरे खुश होना भाई, सेशन खत्म होने के बाद चेहरे, क्यों? क्योंकि सेशन स्टार्ट होते टाइम तो होती है सबके चेहरे पे मुस्कान होती है ना, क्योंकि खुश होके आते हैं हम कि क्लास में आज कुछ देंगे। लेकिन जब जाते हो कई बार ऐसे लगता है कि यार समझा नहीं आया ना, तो फिर जिद कर रहा हूँ। यस, अरे बोलो जरा, समझ में आ रही मेरी बात आपको सारी? चलो फिर आज का जो सेशन है बस हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अगला जो अपना सेशन होने वाला है, हम लोग क्या करने वाले बेटा,
में हम लोग करेंगे आइसोमेरिज्म का अगला वाला पार्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सारे बच्चे अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें। काम बेटा पढ़ने से चलेगा। फिर टाटा बाय बाय।